स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण कहते हैं, और अभी जस्ट हमने हिस्ट्री का भी एक चैप्टर पढ़ा था, तो वहां भी हम ये वर्ड बार बार पढ़ रहे थे, ग्लोबलाइजेशन, है ना, चीजों को वैश्विक मतलब ग्लोबल कर देना, है ना, कुछ भी चीज हो उसको ग्लोबल लेवल पे करना। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। ठीक है ना, कहता है आजकल के जमाने में जो कंज्यूमर होते हैं, पीपल हु बाय गुड्स एंड सर्विस, जो लोग गुड्स और सर्विस खरीदते हैं, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है ना। जो कंज्यूमर जैसे हम लोग हैं, हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी नया नया आईफोन खरीदा, तो उनके पास और भी ऑप्शंस थे। तो कंज्यूमर, जो लोग सामान, वस्तुएं या सर्विस खरीदते हैं, गुड्स और सर्विस का फर्क समझते हो? आप दो चीजें खरीदते हो, या तो गुड्स या सर्विस। ठीक है ना, मान लो अगर कोई लड़की पार्लर जाए और मेकअप करवाए, बाल कटवाए, दैट इज सर्विस। आपको जो मैं, आप मान लो मेरे लिए आप कंज्यूमर हो, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड करता। दुकान पे आप जाते हो, सामान खरीदते हो, वो क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स और सर्विस खरीदता है, और उसके पास बहुत सारी चॉइसेस है। वी कैन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मेड बाय लीडिंग कंपनीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब आज के टाइम पे जैसे मान लो आप कोई नया कपड़ा खरीदो, या कोई भी वस्तु आप खरीदो, अगर मान लो इंडिया में सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट आप खरीद सकते जो इंडिया में फेमस है। जैसे मान लो मोबाइल की मैं बात करूं, कोई ऐसा मोबाइल खरीदना है जो इंडिया में फेमस है, तो आप क्या करोगे? आपको भैया कोई इंडियन मोबाइल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलो ऐसा मोबाइल जो चाइना से भी खरीद सकते हो, या कोई ऐसा मोबाइल जो यूएसए से भी खरीद सकते हो, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। दिस इज ग्लोबलाइजेशन काइंड ऑफ, मतलब चीजें वर्ल्ड वाइड हो जाना, बड़े लेवल पर, ज्यादा प्रोड्यूसर भी होंगे, ज्यादा कंज्यूमर भी होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन, अभी हम डायरेक्टली मीनिंग नहीं पढ़ रहे ग्लोबलाइजेशन का, बट ग्लोबलाइजेशन मतलब आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, या फिर आजकल का जो वर्ल्ड है, उसमें जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता, हम लोग गुड्स और सर्विस खरीदते हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। हम लोग अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, जो अलग अलग कंपनी से हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है। जीन्स खरीदेंगे तो अलग अलग टाइप की कंपनियां हैं, जैकेट खरीदेंगे अलग अलग टाइप की फेमस कंपनियां हैं, जो पूरे वर्ल्ड में है। और ये सीन जो हम आज देख रहे हैं, ये पहले नहीं था। जो आज के टाइम पे वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ये पहले नहीं था। ठीक है ना, टुडेज कंज्यूमर्स हैव मेनी चॉइसेस। हम लोग लेटेस्ट डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन, टेलीविजन, ये सब खरीद लेते हैं आज के टाइम पे। न्यू कार मॉडल्स, नई कार मॉडल्स इंटरनेशनल कंपनी से हमें दिखाई देने लगी है इंडियन रोड पे हर सीजन। अब जो तो चलो टाटा इंडियन कंपनी है, पर बहुत सारी तो है ना बाहर की कंपनियां, जैसे फोर्ड हो गई, है ना, और भी बहुत सारी कंपनियां, टोयोटा हो गई, है ना, जैसे महिंद्रा तो चलो फिर इंडिया हो गई, लेकिन ह्यूंडई, मारुति सुजुकी, सुजुकी हो गई। तो ये सब अलग अलग कंपनियां आप देख रहे हो। अगर हम लैपटॉप्स में बात करें या टीवी में बात करें, सोनी, सैमसंग, है ना, अलग अलग तरीके का। तो शुरुआत में कुछ ही कार्स के एम्बेसडर्स होते थे, या फ्लैट एंड फिएट वर अवेलेबल्स, मतलब शुरुआत में ज्यादा कुछ खास अवेलेबल नहीं थे हमारे पास जो हमें चीजें प्रोवाइड करें। कहता है आज के टाइम पे ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े ग्लोबल कार कंपनीज हैं, वो इंडिया में कार बेचती हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी मारुति सुजुकी। मारुति इंडियन कंपनी, सुजुकी जापानीज कंपनी, तो मिलके काम करा कि चलो यार तुम्हारे देशों में भी चलो गाड़ी चलवाते, मिलके काम करा, गाड़ियां चली। लगभग ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी ग्लोबल कार कंपनीज हैं, वो आज के टाइम पे तो इंडिया में कार बेचती हैं। ये जो वैरायटी है सिर्फ कार के बारे में नहीं है, तो चलो हम कार की बात कर रहे हैं, भाई हम देखते हैं शर्ट्स, टीवी, फ्रूट जूसेस, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो इंडिया में नहीं ग्रो होते, है ना, जैसे हम सुनते हैं एवोकाडो है, और ड्रैगन फ्रूट हो गए, कीवी, है ना। तो ये सारी चीजें, कहने का मतलब है ये वाइड वैरायटी एक बदलाव है हमारे देश में। हम जो ये बहुत सारे टाइप्स की वैरायटीज देख रहे हैं, ये हमारे देश में बदलाव है। 2 दशक पहले, 20 साल पहले जाएं तो इंडियन मार्केट्स डिड नॉट हैव सो मेनी ऑप्शंस। 20 साल पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे, वी डिडंट हैव। देखो 20 साल तो नहीं, बुक के हिसाब से कह रहा है 20 साल, आप आज से 30-35 साल चले जाओ। देयर वर लिमिटेड ब्रांड्स, मतलब आज से 20-25 साल पहले इतने कोई ब्रांड्स नहीं थे, लिमिटेड ब्रांड्स थे, और बहुत ही कम गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, लाते थे।
बट पिछले कुछ सालों में हमने देखा मार्केट बहुत ही तेजी से बदल गई है। आज के टाइम पे हम एक एक्सप्लोजन देखते हैं ब्रांड्स, एक्सप्लोजन भर भर के ब्रांड्स है, कुछ भी देखो आपको खुद को नाम होंगे, जैसे छोटे से छोटे शरीर का कपड़ा वो भी अलग अलग कंपनियों का आता है, जैसे दस्ताने और छोटे छोटे कपड़ा मतलब जुराबे। दिस शोज दैट इंडियन मार्केट आर बिकमिंग मोर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। ये दिखाता है कि जो हमारा इंडियन मार्केट है वो वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया है। मतलब हम लोग अब बाहर भी सामान दे रहे होंगे, बेच रहे होंगे और बाहर से सामान खरीद भी रहे हैं, और ऐसा पहला नहीं हुआ करता था पहले। समझ रहे हो? 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आप रेज कर सकोगे। हाउ डिड दीज रैपिड चेंजेस हैपेंस? ये जो बदलाव आए तो फिर ऐसे कैसे आ गए बदलाव एकदम से ऐसे है? क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे इन बदलाव के लिए, और मतलब ऐसा क्या हुआ जो ये बदलाव पॉसिबल हो पाए इंडिया में, या फिर हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्ट पीपल लाइव्स, और इससे लोगों की जिंदगियों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आप ये पूरी बातें इस चैप्टर में पढ़ने वाले। अगर हम समझें कि हाउ डिड दीज रैपिड, जो लगातार हम चेंजेस पढ़ रहे हैं कैसे हुआ, तो बोलता है इंडियन मार्केट को ऐसा क्या हुआ जो वो इतने ग्लोबल गुड्स के साथ फिट होता गया। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन बदलाव के लिए? तो इन बदलाव के लिए क्या टेक्नोलॉजी, क्या व्यापार, क्या एमएनसी, क्या सरकार की पॉलिसीज, कौन जिम्मेदार है जी ये चीज हो पाई यहाँ पर, और क्या लोग को इनका भला हो रहा है, क्या लोग इससे फायदे में है नुकसान में है। ये पूरा चैप्टर हमें इन क्वेश्चनों को जवाब मतलब इन सवालों का जवाब देने की कोशिश है। सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा हमारा इस चैप्टर में, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। पूरे देश के आसपास जो कंट्रीज में प्रोडक्शन चलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा हम समझते हैं कि जब वैश्वीकरण नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, अच्छा मैं एक और चीज थोड़ा आपको पास्ट बताना चाहता हूँ बेटा। हमारे इंडिया में देखो, मैं हर बार ये बताता हूँ, हमारे इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, रिफॉर्म्स आए थे। मतलब हमारे ना देश बहुत बुरे हालात में जा रहा था, ग्रोथ कुछ नहीं हो रही थी। 1991 से पहले हमारे इकोनॉमी डेड इकोनॉमी जा रही थी, बहुत बुरा हाल था। फिर 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने और बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करा, बचाया। तब 3 पॉलिसी लाई गई, मतलब एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं इस पे बात करूं ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन मतलब जो भी आप व्यापार करोगे अब वो बाहर के लेवल पे करोगे, बाहर की कंपनियां आपके पास आएंगी, आप बाहर जाओगे, इस तरीके से चलेगा। लिबरलाइजेशन की मैं बात करूं तो लिबर्टी दे देना। लिबर्टी मतलब आजादी दे देना। आजादी दे देना मतलब अपने खुद के जो लोकल प्रोड्यूसर थे ना हमारे यहाँ, उनका लाइसेंसिंग सिस्टम था। कुछ भी काम करो लाइसेंस चाहिए, कुछ भी काम करो, कुछ छोटी दुकान खोलो, बिजनेस एक्सपेंड करो तो लाइसेंस, छोटा सा काम करो तो लाइसेंस, और बहुत बड़ा फॉर्मेलिटी था। प्राइवेटाइजेशन मतलब चीजों को प्राइवेटाइज करा। इससे पहले ज्यादातर पब्लिक सेक्टर्स इंप्रूव करते थे, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार के सेक्टर, लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंप्रूवमेंट की कि तुम भी आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक इंसान अपने जेब में पैसा रखता रहेगा वो कोई फायदा नहीं है, जब तक वो जेब से निकालेगा नहीं तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो एलपीजी लागू हुई, जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं इसको। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा देश ग्लोबलाइजेशन से पहले कैसा था। कहता है जो मिड 20वीं सदी थी, 20वीं सदी मतलब 1900 से 2000 की बात हो रही है, यानी कि 1950-60 की बात हो रही है। कह रहा प्रोडक्शन ज्यादातर जो थी ना वो अपने खुद के देशों में ही चला करती थी। मतलब हमारी जो प्रोडक्शन है ना वो हमारे देशों के अंदर ही चल रही थी, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारे देश का ही माल, इस तरीके से चीजें चल रही है। सिर्फ रॉ मटेरियल, फूड आइटम्स और फिनिश गुड्स ही क्रॉस्ड करते थे बॉर्डर्स। मतलब कुछ कच्चे माल हो गए या कुछ फूड खाने पीने के आइटम्स या कोई फिनिश्ड गुड्स हो गया, मतलब माल बना के पूरा तैयार हो गया, वही बाहर भेजा जाता था, बॉर्डर्स पार होते थे। कंट्री जैसे कि इंडिया एक कॉलोनी थी और वो एक्सपोर्ट करती थी कच्चा माल और इंपोर्ट करती थी फिनिश गुड्स फॉरेन रूलर से। जनरली आजादी की बात नहीं करी गई, तो ऐसा समझ लो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों ने हमें इस तरीके धकेल दिया था कि हम लोग क्या करते थे, कच्चा माल बनाते थे और अंग्रेज हमसे वो कच्चा माल बाहर अपने ही देशों में एक्सपोर्ट कराया करते थे, और फिर वहां पे ले जाके वो उन्हें इंडस्ट्रियों फैक्ट्रियों में बनवाते थे और फिर उसी बेच के लाके वापस हमको ही बेचते थे तैयार करके सारा माल। यानी कि यहाँ से वो हमारे यहाँ से क्या ले जाते थे, कच्चा माल उठा के ले जाया करते थे। ठीक है ना। उस टाइम पर ट्रेड जो था ना वो सिर्फ एक लिंक था बिटवीन डिस्टेंट कंट्रीज। मतलब उस टाइम पर दो देशों के बीच में सिर्फ व्यापार ही था जो एक लिंक है दोनों देशों के बीच में, और कुछ नहीं था। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम आया जब एमएनसीज राइज हुई। एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। आज के टाइम पे आप कभी सुनोगे ना, अरे यार वो तो एमएनसी में काम कर रहा है, तो वो बड़ा प्राउड वाली चीज जाती है क्योंकि वो बाहर की फॉरेन कंपनीज में काम कर रहा है, एमएनसीज।
ठीक है ना, मल्टीनेशनल कंपनी। ये होता क्या है, कहता है बाद में जाके बड़ी बड़ी कंपनीज जो एमएनसीज है ना, वो इमर्ज मतलब बढ़नी शुरू हुई हमारे देश के अंदर। हमारे देश में बाहर से एमएनसीज आने लगी। एमएनसी कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा फैक्टर है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एप्पल की या किसी भी कंपनी की, कोई एक कंपनी फॉर एग्जांपल यूएसए बेस्ड कंपनी है, मतलब वो सारा यूएसए में उसने अपना काम धंधा शुरू करा, ग्रो करा। अब उसे लगा क्यों ना मैं इसको वर्ल्ड लेवल पे अपना सामान बेचूं या अपने हर चीजों को बढ़ाऊं। तो उसने कहा यार यूएसए के अंदर ही मैं क्या करता हूं, जब मैं यूएसए में कंपनियां चलाता हूं तो मेरे को 3-4 चीजें होती है जब आप माल बनाते हो या बेचते हो, बहुत सारी चीजें होती है। एक होता है प्रोडक्शन, फिर होता है प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर के साथ साथ लेबर के अंदर स्किल्स वाली लेबर तो चाहिए, और दूसरा वो माल भी चाहिए जो बना रहा हूं। एक माल है और उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए, फिर माल बनता है, फिर माल बन के फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है, उसके लिए हो सकता है अलग लेबर चाहिए। फिर एडवर्टीजमेंट एक पार्ट है कि ब्रांड को बेचेंगे कैसे, जैसे एप्पल हर साल अपना एक इवेंट लॉन्च करता है, फिर उसको इंट्रोड्यूस करता है, ऐसे सैमसंग करता है हर एक फोन। फिर एडवर्टीजमेंट आती है, हीरो हीरोइन देखो इसको खरीदो, इसमें फलाना फलाना हो जाता है, फिर आप आकर्षित होकर मोबाइल खरीदते हो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है एक ब्रांड में बहुत सारी चीजें होती है, छोटी मोटी चीज नहीं होती। तो कोई भी ब्रांड फॉर एग्जांपल किसी एक देश में प्रोडक्शन करता है, या फिर फॉर एग्जांपल अपने कच्चे माल किसी एक देश से मंगवाता है, फिर किसी दूसरे देश में बनवाता है। यूएसए की कंपनी यूएसए की कंपनी का माल बेचती है, लेकिन उसे बनवाती चाइना में है और फॉर एग्जांपल बेचती इंडिया में है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। क्यों? क्योंकि है यूएसए के अंदर, बैठी कहां पर है फिर, चाइना में। चाइना में उसका माल बन रहा है कंपनी यूएसए की, बनवा चाइना में रही है। तो चाइना में चाइना का कोई पप्पू लप्पू अगर वहां काम करता होगा, वो बोलता होगा कि मैं कहां काम करता हूं, एमएनसी में। मल्टीनेशनल कंपनी है मतलब ऐसी कंपनी जिसकी अपनी पूरी यूनिट एक देश से बाहर भी हो। समझ रहे हो, एक यूनिट, कोई भी एक फैक्टर, कोई भी एक चीज, एक आउटपुट, एक इनपुट अपने देश से बाहर भी हो, उसे हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो अब आप कभी भी एमएनसी सुनो तो समझ जाना कि उसके कोई एक न एक एक्टिविटी या हो सकता है कोई एक न एक चीज देश से बाहर खुली हुई होती है। अगर आप बात करो मैकडी, बर्गर किंग, ये सब दीज आर कॉल्ड फ्रेंचाइजी। ये फ्रेंचाइजी होती है। जैसे आप कंपनियों के लिए सुनते हो, आईपीएल में सुनते होगे फ्रेंचाइजी, नई फ्रेंचाइजी आ रही है, पुरानी फ्रेंचाइजी, सारी टीम अपनी फ्रेंचाइजी कहलाती है। फ्रेंचाइजी वर्ड अलग है, वो उसका कंसेप्ट क्या होता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप देखो, आप मैकडी में कहीं अलग अलग जगह से बर्गर खाओ, बर्गर किंग का अलग अलग सेम टेस्ट आता है, सेम रेसिपी होती है, सेम पूरा बढ़िया से। क्योंकि इसमें क्या सीन होता है, फॉर एग्जांपल आरुषि एक ओनर है, उसके पास एक प्लॉट है, उसने कहा कि मैं यहाँ मैकडी बनवाना चाहती हूँ। मैकडी वाले भी इंटरेस्टेड है कि हाँ जी इस जगह पे हम मैकडी बना सकते हैं, बोले कि मैं यहाँ की मैनेजर बनूंगी, मैं संभाल लूंगी। तो मैकडी वाले आएंगे, इसको अपना कंसेप्ट समझाएंगे, इसकी पूरी प्लानिंग, पूरी सजावट वजावट सब वो करके जाएंगे। ठीक है ना, इसको सिखा के जाएंगे, मशीन बना के जाएंगे, यहाँ पे रेसिपी लगा के जाएंगे, हर एक चीज। ये अपने हिसाब से कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जो वो माल डिसाइड करके जाएंगे जितने रुपए का उतने का होगा। आप देखो हर जगह मैकडी का प्राइस सेम होता है नहीं, सेम नहीं होता। पता है इसमें भी डिफरेंसेस है। एक पिज्जा, नॉर्मल पिज्जा अगर आप कभी डोमिनोज से करोगे 250 का मिल जाता है, या शायद 350 का मिलता है, वो वहां 250 का मिल रहा था, 240-50 का। मैंने कहा वाह ये तो बढ़िया है, तो सस्ता पड़ रहा है? तो ये चीज है। चलो ये तो बिकॉज ऑफ लोकेशन, जो लोकेशन जितनी प्रीमियम होगी, जैसे दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, मेट्रोपॉलिटन सिटीज होंगी जो, वहां तो चीजें वहां तो महंगी होंगी, वहां तो बढ़िया सीन चलेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसी सिटीज होती है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं, तो वहां पर प्राइस थोड़े से उस कंट्री के अकॉर्डिंग कम होते हैं। ठीक है ना, वो फ्रेंचाइजी होती है। मतलब अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पैसा कमाएंगे तो इनको एक फीस मिलेगी, यहाँ पे सारा रेवेन्यू जो भी होगा, जितना ज्यादा माल बनेगा बिकेगा, वो सब कौन लेके जाएगा, कंपनियां। इन्हें तो सिर्फ यहाँ जो भी रेंट या वो सब चीज होगी, या जो भी है, ये सब प्रोडक्ट चला रहे हैं, और ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, कल को यूं नहीं कर सकती ये इसके साथ हम आपको एक गुप्ता बर्गर भी दे देंगे, ले खा लो, बगल में टिक्के लगा के तल तल के दे रहे हैं, इसको एक ट्राई कर लो, एक इसको ट्राई कर लो। नहीं, ये कुछ नहीं कर सकती, इनको पूरा उसके तरीके से चलना पड़ेगा, उस पूरे ब्रांच के अकॉर्डिंग, उस पूरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, वरना उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी ना। आपको छूटते कोई दिक्कत हो, आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट बर्गर किंग या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंप्लेंट करोगे ना। अब वो इंडिया में जो उसको कंट्रोल करता होगा उस पे जाएगा,
और वो अपनी रेपुटेशन आज के टाइम पे जितने भी ऑनलाइन जितने भी बढ़िया वेल डेवलप्ड है, ये खराब नहीं कर सकते अपनी रेपुटेशन। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कहलाती है फ्रेंचाइजी, इन्हें फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी कहते हैं। ये फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर का कंसेप्ट होता है, और मल्टीनेशनल कंपनीज है डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी इमर्ज हुई। डेफिनेशन क्या है? एक एमएनसी एक ऐसी कंपनी है जो ओन या कंट्रोल करती है अपनी प्रोडक्शन को एक या एक से ज्यादा देश के अंदर। ठीक है ना? एमएनसी बिल्ड करती हैं फैक्ट्रियां, ऑफिसेस ऐसी जगहों पर जहां पर लेबर सस्ती हो, ताकि लेबर सस्ती मिल जाए। भाई मैं अगर बड़ी कंपनी चला रहा हूं तो मैं वहां, अब इंडिया में बताओ क्या चीज सस्ती पड़ती होगी, लोग इंडिया को किस तौर पर यूज करते होंगे बाहर? क्योंकि मुझे लेबर सस्ती कहां मिलती होगी सबसे ज्यादा बताओ? चाइना। सबसे सस्ती लेबर चाइना में मिलेगी, और रॉ मटेरियल भी सस्ता चाइना में मिलेगा। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिया में सस्ती मिलती है? नहीं, वैसे कंपनी के तौर पर, कंपनी एज अ बहुत बड़ी कंपनी, मैं एज अ आईफोन कंपनी या कोई प्रोडक्ट कंपनी में इंडियंस को कैसे यूज करूंगा? इंडिया में बैठा कर ही, या कैसे? क्योंकि इंडिया में ना चीप लेबर मिल जाती है। इंडिया में आप जनरली कभी, मान लो फॉर एग्जांपल आप में से कोई 12th पास करे और छूटते हुए अगर कोई कॉलिंग सर्विस में जाए, तो उसको 8-7 हज़ार रुपये, हद से 9-10 हज़ार रुपये इतना सैलरी मिलेगा। और वो कॉल सेंटर में जाके कि जी मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ये मतलब आप एज एन एजेंट काम करते हो। आपकी एक कंपनी, आपने अपने अंदर 10 लेबर रख रखे हैं। मैं बोलूंगा जी ये देखो मेरा नया ट्यूशन खोला है, इसका ये नाम है, इसके बारे में एडवर्टीजमेंट करो। आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल सब आती है, आपको बस कुछ नहीं करना है, हेलो सर, आपको सिर्फ वो प्रमोट करना है, और मैंने आपको पैसे दे दिए, ये लो करो। आपको कॉल करने, जितने ज्यादा कस्टमर आप मुझे ला के दे दोगे मेरे को अच्छा लगेगा। बढ़िया यार, कॉलिंग सर्विस से बढ़िया काम हो रहा है। समझ पा रहे हो कॉलिंग सिस्टम क्या होता है? अब लोग क्या करते हैं, यार मैं ना फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। क्यों? लॉजिक करो, लिंक करो चीजें। समझ रहे हो ना? अगर मान लो आपको जर्मन आ गई, आपने जर्मन में इंटरव्यू क्रैक कर लिया, पास कर लिया, वो आप खुश है आपसे, कहेंगे बेटा रात को 12 बजे से 6-7 बजे तक नौकरी है, आपको कुछ नहीं करना, 12 से 6-7 बजे तक आपको जॉब करनी है, एंगे बेंगे ऐसे ऐसे भाषा में बात करनी है। ठीक है ना? अलग अलग भाषा में बात करनी है, और फॉर एग्जाम्पल वो आपको बहुत घटिया सैलरी देंगे, कहेंगे कि वी कैन ओनली पे यू 55,000। और आप खुश, बोले यहाँ की कॉल सर्विस में मेरे को 20-10 हजार मिल रहे, कमा कमा के बेचारा 25-20 में घिस गया मैं, वहां शुरुआती दौर में 55 हजार, आप खुश। अच्छा, वहां वो 55 हजार आपको इतना ज्यादा क्यों ऑफर कर रहे हैं? वो तो सोचते रहे घटिया है, क्यों? क्योंकि उनके देश के लोगों को जब वो देंगे तो उन्हें भाई लाखों रुपए में देना पड़ जाएगा, क्योंकि वहां उसके हिसाब से महंगा पड़ेगा, डॉलर के हिसाब से आपको सस्ता पड़ेगा। आप अपने घर बैठे कॉल करें, हेलो आई एम फ्रॉम दिस दैट कंपनी, आई वांट टू ऑफर यू इन दिस, आप खुश, वो खुश, दुनिया खुश, जगत खुश, है ना? आप बोले आप चौड़ में काम, आप कॉलिंग सेंटर, मैं जर्मन जर्मन कर कॉलिंग सेंटर ही रहे हो, करना कुछ नहीं, जस्ट कॉल अटेंड करनी है। कोई आप प्रोडक्ट पे बैठ गए हो, ज्यादातर आपको फीडबैक रिव्यू ये सब करना होता है। दैट इज नॉट अ बुरा वर्क नहीं है, बट दिस इज हाउ वर्ल्ड एट दिस राइट नाउ पॉइंट रन्स, ऐसे चलता है। कोई ऐप बनाया, कुछ ऐप का या कोई प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट का, तो उसका आपको रिव्यू का कॉल अटेंड करना है। आप अमेजोन कॉलिंग सेंटर में बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, आपको करना क्या है, कभी हम कोई गलत प्रोडक्ट कर दे तो कॉल, भाई साहब मेरा ये हो गया वो हो गया। वो जो बैठे हैं उनका काम ही है, नमस्कार सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बताइए। तो होता है, यही तो होता है। तो ये सब वही तो है कॉलिंग सेंटर। अपना इंडिया इस चीज में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इस चीज में, और चीप लेबर है। बाहर जाके आप सीईओ इंडियन देखते हो, कितने सारे इंडियन सीईओ बन जाते हैं, बढ़िया बढ़िया। वहां के लोग देखते रहे भाई, हम लोग छोड़ते बोला देखो हमारे यहाँ से सीईओ गए ये वो। ऐसा नहीं, हमारे इंडिया से खुद भी इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बन सकते हैं हम लोग। बट यहाँ फर्क ये है ना, आपके माँ बाप में से कोई बोल रहा है कि बेटा बड़े होकर धंधा करना, काम धंधा मतलब व्यापार करना, कोई बोल रहा है वो घर में? नहीं। जिसका होगा उसको बोलेंगे, जिसका नहीं है उसको बोल रहे हैं कि बेटा आप स्टार्टअप कर लेना, बेटा डॉक्टर बनना, पापा की परी बनना या इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, या बोल देंगे पुलिस वाली बन जाओ, ये बन जाओ, नौकरी करो, गुलामी करो, चेले बनो दूसरों के, यही करो जिंदगी भर। यही सिखाएंगे घर वाले, अंग्रेजों की नहीं सिखाते। बोलते बेटा जो करना है कर ले। वहां कल्चर कैसा है, बच्चा 19-20 साल का हुआ, अपने बाप को अपने घर का किराया दे रहा रहने के लिए, फिर उसको बुरा लगता है, वो सोचता है इससे बड़े तो वो कहीं और जाके पल लूंगा। 4-4 5-5 लोग एक साथ सोएंगे, दफेंगे इधर उधर, और वहीं पे सस्ता तो पड़ेगा किराया।
वहां जाके बेचारे वो अच्छे खासे बाप करोड़पति लखपति होगा, वो फिर भी बोलेगा मैं तुझे पाल लूंगा, लेकिन नहीं, अलग जाएंगे। सोसाइटी भी तो ये है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे को बहुत अमीर है, बहुत अमीर बाप की औलाद है, बहुत अमीर बाप, अब ये आया, ये लुक एट माय न्यू फोन, और चाटा मार के भगा देंगे, बोले हट, बाप के पैसे के लाया, खुद खुद बन, आजाद बन। अब इसको क्या लगेगा कि मेरी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर रही ये चीज, मेरी एग्जिस्टेंस कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेरा बाप दुला रहा है देखो, नहीं, वहां सोसाइटी ही नहीं है ये। फिर इसको क्या लगेगा, फिर इसको अपने बाप से माँ से नफरत होने लग जाएगी, बिकॉज दीज आर नॉट लाइफ। एक 14-14 साल का, 13-13 साल का बंदा अपने माँ बाप से चीजें शेयर करना नहीं चाह रहा, वहां पे ये है 13-13-12 साल का, वहां कल्चर है, वहां वो मतलब ऐसा मान लो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुत्ते पिल्ले जैसे, तभी सही लग रहे होते हैं 3-4 साल 5 साल की उम्र में, 7-8-9 साल तक तो वो बाप माँ को गालियां बकने लग जाते हैं। 15-16 साल की उम्र में तो अगर ज्यादा ही नशीले हो गए हैं तो भाग जाते हैं, नहीं तो मान लो 20-21 साल की उम्र के बाद कोई एक आध, ऐसा नहीं देखो कोई संभला भी रह जाए तो बढ़िया है, पर कल्चर है वहाँ। रिसोर्सेज आर इजिली अवेलेबल, संसाधन आसानी से अवेलेबल मिल जाए। अब मान लो ना कोई सस्ता मिल जाएगा चाइना से, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ महंगा पड़ रहा है माल, किसी और देश में जाके खरीद लूंगा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स लो, जो मेरा माल बन के तैयार हो रहा है, मान लो इंडिया में वो बन के एक प्रोडक्ट 70 रुपए का तैयार हो रहा है, और मार्केट में मैं उसे 80 रुपए बेच रहा हूँ, पता चला चाइना में 30 रुपए का बन के तैयार हो रहा है, यहाँ आके 80 में ही बेचूंगा। मैंने कहा क्यों ना मैं इसको क्या करूं, 30 रुपए में बनवाऊं, तो प्रॉब्लम है ना, फिर सरकार भी तो टैक्स लेगी, बोलेगी तू यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, इधर उधर ला रहा है, ला दे, कोई बात नहीं, जितना ले लेगी 20 रुपए ले लेगी, सरकार को भी मैं खुश कर रहा हूँ, लो सरकार, कितने का बन रहा है 50, अभी भी तो 30 रुपए जेब में आ रहे हैं, प्रॉफिट बिकम्स हायर। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसी, एमएनसी क्या करता है, एमएनसी प्रोडक्शन अपनी बांट देता है ना, कैसे, हाउ एमएनसी स्प्रेड प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, तो देखो एमएनसी हर चीज एक ही जगह रह के नहीं प्रोड्यूस करता, इसके बजाय वो अपने काम को डिवाइड कर देता है, प्रोडक्शन को बहुत सारे देशों में बांट देता है। एक बड़ी एमएनसी जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, जैसे मान लो डिजाइन करा प्रोडक्ट को यूएस में कि हम ऐसा ऐसा माल बनाएंगे, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर करा कंपोनेंट्स को चाइना में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का पूरा कंपोनेंट चाइना में हुआ, उनको मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में असेंबलिंग के लिए भेज दिया, असेंबलिंग मतलब अब माल बन के तैयार, अब असेंबल हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब सारा कच्चा माल जो मैन्युफैक्चर होके वो चिप विप डल रही है, तैयार हो रहा है, अब उसके बाद उसको पूरा पैकेट वैकेट बंद बंद करा के असेंबल करके पूरा यूरोप और मैक्सिको में, ये पूरा बेस्ट एग्जांपल चल रहा है, क्या कहते हैं उसका, आपका आईफोन का, ठीक है ना, और फिर इसको पूरे फिनिश प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में भेज देते हैं, जिससे आप, और फिर इसकी हैंडलिंग कस्टमर के कॉल सेंटर कहा, ठीक है ना, ये आपकी बुक का रेफरेंस पेज नंबर है। दिस शोज दैट प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन मेनी कंट्रीज एट द सेम टाइम, ये दिखा रहा है कि प्रोडक्शन पूरे देश में चल रहा है, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। इंडिया भी तो कहीं ना कहीं काम आ रहा है, नौकरियां मिल तो रही हैं आपको, है ना। वाई डू एमएनसी स्प्रेड प्रोडक्शन, ये एमएनसी प्रोडक्शन कैसे बांट देता है, तो वही है, सेम चीज है, जो जैसे चाइना में सस्ती लेबर, मैक्सिको में क्लोज टू मार्केट इन यूएस एंड यूरोप, थोड़ा यूरोप और यूएस से थोड़ा क्लोज है ना मार्केट, तो क्या होता है ना कि इसको सारा इकट्ठा माल लाके यूएस या यूरोप में रख देते हैं, फिर बांटना शुरू करते हैं अलग अलग। अब एक एग्जांपल है कि आप जाके आईफोन खरीदो दुबई में, तो आपने सुना होगा कि दुबई में बड़ा सस्ता पड़ता है ना, सस्ता पड़ता है नहीं पड़ता, ऐसा क्यों है, दुबई में सस्ता, पता तो होगा ऐसे जनरली क्यों सस्ता पड़ता है दुबई में। सऊदी में जब आप जाते हो, आप आईफोन खरीद लो, आप ले आओ, एक ही लाना, 10-12 ले आओगे तो वो सोचेगा आप दुकान लाने के लिए ला रहे हो, आपको पकड़ लेगा, आपसे कस्टम मांगने लग जाएगा। वही, और इंडिया में देखो एक सिंपल ये फर्क है कि इंडिया में कोई भी चीज आप करते हो तो हमारा इंडिया चाहता है कम से कम इम्पोर्ट हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लगा देते हैं टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सारे टैक्स वैक्स प्रोडक्ट पे, तो अपने को क्या होता है वो महंगा पड़ता है। अब दुबई में बड़ा खतरनाक सीन है, आप माल ले जाओ लाओ, कोई टैक्स ही नहीं है, वहां तो आपको कोई टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता, आप एज अ बिजनेसमैन आप कितना भी अर्न करो, आपको टैक्स नहीं देना, समझ रहे हो, यहाँ तो बड़ा झंझट है, यहाँ पे सीन है। तो वहां पर आप बेस वेरिएंट लोगे नॉर्मल आईफोन 15 16 तो उतना ही पड़ेगा जितना यहाँ है, लेकिन आप प्रो वर्जन जब खरीदते हो ना 1.5 लाख रुपए, वो सस्ते पड़ते हैं, तो इसलिए लोग वो खरीद के लाते हैं, नॉर्मल वाला तो यहाँ का और वहां का लगभग सेम ही पड़ता है, और इसमें भी जीएसटी का फर्क पड़ता है, अगर आपके पास जीएसटी होता है तो बड़ा फायदा पड़ता है,
मैंने बीच में बताया था जीएसटी होने का क्या फायदा पड़ता है? थोड़ा समझाऊं जीएसटी होने का क्या फायदा पड़ता है? देखो चिन्ह सा समझा देता हूँ, ज्यादा नहीं, बस चिन्ह सा इतना सा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है ना तो बड़ा फायदा होता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो कहीं ना कहीं फायदा होता है। आप कभी कोई चीज परचेज करो तो आपको परचेज करते हुए बोलता है डू यू हैव जीएसटी नंबर, जीएसटी आईएन नंबर। अब मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि अच्छा बहुत से लोग जीएसटी का सीन पूरा समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो ये मैं ए हूँ और मैं कच्चा माल खरीदता हूँ किसी से, मान लो सी से खरीदता हूँ कच्चा माल, 100 रुपए का कच्चा माल खरीदता हूँ, इसको बना के तैयार करता हूँ और फिर बी को बेचता हूँ। अब मैंने सी से बोला भैया लाओ माल दे दो, सी ने बोला ये लो 100 रुपए, और बोला अलग से 10 रुपए का टैक्स दो। मैं कहा है यार ऐसा मत करो, मैंने तो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा। वो बोला भाई मैं माल बेच ही नहीं सकता बिना टैक्स के, मुझे टैक्स से ही बेचना पड़ेगा। अच्छा भी बताऊंगा वो क्यों बोल रहा है ऐसा। वो बोला भाई मेरे को बेचना ही पड़ेगा टैक्स। यार मैं तो फॉर एग्जाम्पल ये माल 100 रुपए का 110 का पड़ेगा, और कल को मैं बना के बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट का मार्जिन कम होगा कि नहीं होगा? किसी और को मैं थोड़ा ना बोलूंगा कि यार टैक्स की वजह से माल महंगा पड़ रहा है। वो तो नहीं बोले, वो तो नहीं लेगा, वो तो कहीं और चला जाएगा। मैंने खरीद लिया 110 रुपए का, मैंने उसमें फॉर एग्जाम्पल उसको 150 रुपए का तैयार करा। कितने का? 150 का। और मैं उसे सी को बेच रहा हूँ, तो मैं सॉरी बी को बेच रहा हूँ। अच्छा ध्यान समझना, ये 10 रुपए का टैक्स जो होता है ना जीएसटी, ये आपने सरकार अभी आपने उसको टैक्स भर दिया तो आपको बुरा तो लग रहा है कि 10 रुपए का टैक्स चला गया यार जेब से, आपको मन नाराज हो रहा है। आपने अब इस माल में फॉर एग्जाम्पल आपने इस माल में ना कितना रुपए ऐड करा? फॉर एग्जाम्पल आपने इस माल में 50 रुपए की अपनी लेबर, बिजली का खर्चा और कुछ एक्स्ट्रा माल वाल लगा के 100 रुपए के माल में 50 रुपए ऐड करा, तो अब आपका माल हो गया ये। अब आप इसको बेचने गए, अच्छा 100 का ये 10 था, इसका मतलब 10% मान लू, 10% टैक्स था। अब आप बी को बेचने गए तो आप बी को कहोगे अच्छा इस 50 रुपए में आपने अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लिया, इस 50 रुपए में प्रॉफिट लेबर सब। आपने कहा भैया बी को ये लो, कितने रुपए का माल? 150 का नहीं दोगे आप उसे कहोगे 150 का तो माल है और इस पे 10% तो टैक्स भरेगा, तो कितने का टैक्स हो गया? अब वो भी नाराज। अब वो क्यों नाराज? अब एक चीज समझाता हूं। अब उसने कहा भैया एक काम करो ना, मैं आपको ही 160 रुपए दे देता हूं, मैं आपको 160 रुपए देता हूं, ये हटा दो ना, या फिर मैं आपको ये 160 नहीं 155 रुपए आप ही ले लो। क्या टैक्स भर रहे 100? मैं उसे बोलूंगा फायदा नहीं है मेरे लिए, बताओ आप खुद सोचो। मैं बोलूंगा नहीं, अब बताता हूं क्यों। अगर मान लो मैं उसे 155 में बेचता तो अब सीन देखना, इससे मैंने कितना टैक्स लिया? 15 रुपए इकट्ठा करा टैक्स। वहां पे मैंने शुरू में कितना भरा था टैक्स? सरकार पता है क्या कहती है कि बेटा तू माल पे जितना वैल्यू ऐड करेगा ना सिर्फ तुझे उतने पे ही टैक्स भरना है। एक्चुअल और जेन्युइन टैक्स मैं जो इसमें भर रहा हूं ना वो सिर्फ 5 रुपए है, क्योंकि मैंने 50 रुपए वैल्यू ऐड करी। ये टैक्स मैंने उसे शुरू में ही भर दिया, उस बंदे को पे कर दिया। अब मेरे पास टैक्स का कितना पैसा आया वापस? 15 रुपए। सरकार को ये 15 रुपए नहीं दूंगा मैं सरकार को दूंगा सिर्फ 5 रुपए, और 10 रुपए जो मैंने वहां नुकसान झेला था वो मेरी भरपाई हो गई। तो एक्चुअल में टैक्स मैंने कितना भरा? सिर्फ 5 रुपए। ये जीएसटी का फायदा है। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये 10 रुपए, ये 25 रुपए टैक्स 165 रुपए के माल पे, बल्कि वो हमने टैक्स भर दिया लेकिन कहीं से कमाई भी तो आई। जितना वैल्यू ऐड करते हैं उस पर टैक्स है। अब भैया आईफोन वाईफोन या ये सब खरीद रहे हैं, इस पे टैक्स का सीन क्यों आप कह रहे हो बढ़िया है? मान लो आप तो 50,000 का मोबाइल होता है, उसमें कम से कम 12-13 हजार रुपए टैक्स होता है। मान लो 12, अब मान लो आपने कोई सामान खरीदा, अगर आप अपना जीएसटी नंबर उसमें डाल दोगे ना तो सरकार पता है क्या समझेगी कि जो आपने मोबाइल खरीदा है किसके लिए खरीदा है? बिजनेस के काम के लिए खरीदा है। सरकार एक्सेप्ट भी करेगी, आपको अपनी अकाउंटिंग में दिखाना भी है। आपका एक तरीके से 12,000 रुपए ना जो सरकार ले रही है वो माइनस हो जाएगा। अब उसको समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी पैसा है, फॉर एग्जाम्पल आपने ना किसी से जो टैक्स लिया, किसी को जो टैक्स पे किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 40,000 पे किया किसी को टैक्स, और आपने किसी से जो कलेक्ट किया टैक्स
वो 70,000 रुपये कलेक्ट किया टैक्स। इसका मतलब नेट टैक्स आपको कितना पे करना है? 30,000, क्योंकि 40 तो आप फालतू में पे किए और 70 आपने लेकिन लिया टैक्स के रूप में, तो नेट तो आप 30,000 ही एक्चुअल में पे तो टैक्स ही करो। अब आपने वो कर लिया जीएसटी। जीएसटी क्या दिखाएगा? वो फोन वाला 12,000। जीएसटी क्या दिखाएगा कि इसने कच्चा माल खरीदा था, उस पर भी कितना रुपए टैक्स दिया? 12,000। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट इसकी हो गई 52,000। टोटल 52,000 हो गई, और इस 70 में से 52 का डिफरेंस हटाओ, 10 में से 2 गए 8, 7, 6 में से 5 गए। अब आप सिर्फ टैक्स का रूप 18,000 रुपये भर रहे हो। लोगों को दुबई जाने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो जीएसटी का फायदा यहीं उठा ले तो। सो सब ये अगर आप चीज समझ पाओ तो, ये एक अगर आप चीज समझ पाओ तो, खैर ये बहुत ज्यादा मैंने इतनी डिटेल में दे दिया कि अब ये ना क्या बहुत हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पल्ले ना पड़ रही हो, क्योंकि जब हम इस कंसेप्ट को कभी समझे तो हमें ज्यादा डीपली चीजें समझ आएगी। बट हाँ, ऐसे चलता है, ये फायदा हो जाता है हमें कि अगर हम कभी जीएसटी नंबर किसी भी चीज को खरीदने में लगा देते हैं तो, क्योंकि प्रोडक्शन का पार्ट बन जाता है और बच गए। ये 12,000 बच तो गए एक तरीके से, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ थोड़ा बहुत तो फायदा पड़ा। अब आपको फोन कितने का पड़ा? 50 का थोड़ा पड़ा है, फोन तो पहले 38 का पड़ गया अब आपको। अब इंडिया में क्या भैया, स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं बहुत हैं, एक्सीलेंट आईटी सर्विस और कॉल सेंटर के वर्कर हैं। इस वजह से ग्लोबल कनेक्शन की वजह से एमएनसी जो है ना वो अपनी 50 से 60% लागत बचा लेती है। मतलब कोई भी कंपनी जो अपनी कॉस्ट बनाती है 100% की, वो माल सिर्फ 50 से 60% में कम में बना लेती है। 100 रुपए का माल बन रहा होता था तो करीबन से 50 और 60 रुपए में बना के बेच देती है मार्केट में। फायदा होता है। बाकी प्रोडक्शन बिकम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। प्रोडक्शन आज के टाइम पे छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुका है, हर पार्ट अलग अलग देश में बढ़िया होता है। एमएनसी में तो यही सीन चलता है। दिस क्रिएट अ ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क, बोलता है इससे ना ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, आपका माल हर जगह अलग अलग बन रहा है। गुड्स आर प्रोड्यूस ग्लोबली, नॉट जस्ट सोल्ड। गुड्स जो है ना वो अब ग्लोबली बन भी रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि माल पूरे ग्लोबल लेवल पे बिक रहा है, बन भी रहा है पूरे ग्लोबल लेवल पे। बेनिफिट्स क्या होते हैं एमएनसी के? कहता है एमएनसी से जब आप प्रोडक्शन करते हो पूरे देश के अंदर तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, अच्छी लेबर्स मिल जाती है आपको, ठीक है ना। ग्लोबल मार्केट का बढ़िया फायदा हो जाता है, प्रॉफिट आपका बढ़े। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी खुद भी वो चीज कर सकती थी, कॉल सेंटर वाला काम, वो हमने किससे कराया? इंडिया से। तो इसको कहते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जस्ट नॉलेज के लिए याद रख लेना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब वो काम मेरे खुद भी हो सकता था, मेरी खुद की कंपनी में हो सकता था। जैसे मान लो मुझे एडवर्टीजमेंट करानी है, मेरी खुद की कंपनी, पता है ऐसा भी होता है, बहुत सारी कंपनियां माल बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है, उनके खुद के बिजनेस बना रहे होते हैं वो कच्चा माल, लेकिन वो उनसे नहीं खरीदते, वो दूसरी कंपनियों से खरीदते हैं, सस्ता पड़ता है, इसीलिए बड़ा खतरनाक सीन रहता है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। बाकी इधर कॉल सेंटर बेंगलुरु में है ना, जो मॉडर्न टेलीकॉम और इंटरनेट फैसिलिटीज है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया जो है ना कैसे कस्टमर केयर में सपोर्ट करता है एमएनसी के लिए। इंटरलिंक मतलब एक दूसरे से चीजें लिंक करे, है ना। इंटर कैसे एक दूसरे से प्रोडक्शन लिंक कैसे करती है देशों के अंदर, उस पर हम बात करें। तो हमने पढ़ा था कि एमएनसी जो है ना वो एक कंट्री को क्यों चुनती है अपना काम करने के लिए, बिकॉज वो उसको वहां ज्यादा बेहतर अवेलेबिलिटी मिल पा रही होती है ना। देखो एमएनसी क्या करती है, अपनी फैक्ट्री ऐसे देश में जाएगी जहां उसे ज्यादातर फायदा हो। यूजुअली वो नियर बाय उनकी मार्केट्स हो, मतलब जहां से वो माल बनाए तो उसके अगल बगल में जाके वो उन मार्केट्स में सामान बेच सके। तो नियर बाय मार्केट्स होनी चाहिए। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है ना वो लो कॉस्ट पे मिले, उन्हें उन्हें लेबर सस्ते दाम पे मिल जाए, या आसानी से संसाधन मिल जाए, जैसे कि जमीन, बिजली, कच्चा माल, ये उन्हें आसानी से मिल जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो सपोर्ट करती है उनके बिजनेस को, ये चीजें भी। तो एक एमएनसी ये सारी चीजों पे लुक ओवर करता है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। बोलता है जब ये कंडीशंस जो होती है ना अवेलेबल होती है तो एमएनसी सोचती है कि यार ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन है जहां पर हम किसी कंट्री में प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें एमएनसी जो है वो किसी देश को क्यों चुनती है? मार्केट देखती है कि अगल बगल में बेचने के लिए सही है, या फिर देखती है कि लेबर कैसी है, लो कॉस्ट में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर है कि नहीं है, संसाधन, जमीन, बिजली, कच्चा माल, ये सब चीजें आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं कि नहीं है, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, हम बिजनेस खोलें तो सरकार पॉलिसी कैसी रखे। अगर आप देखो आज के टाइम पे कि गुजरात एक बेस्ट स्टेट क्यों माना जाता है, देयर इज अ रीजन कि वहां पर जब मोदी एज अ सीएम थे तो उन्होंने भर भर के इंडस्ट्रियां खुलवाई बाहर के देशों से।
या बाहर की कंपनी से, जो भी इंडिया का बड़ा इन्वेस्टर होगा जो कंपनियां खोलना चाहता है, तो वो सरकार से बातचीत करता है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट उसे बढ़िया जगह दे रहा है इंडस्ट्री खोल के। इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा लेबर बढ़िया चाहिए, लेबर के साथ साथ वो जगह लोकेशन, और उसके साथ साथ टैक्स, वहाँ स्टेट टैक्स कैसा है, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस। अगर एक स्टेट को आप डेवलप कराना चाहते हो तो वहाँ की सरकार का बहुत बड़ा रोल है, और ये काम हुआ है, ये भर भर के हुआ है। अगर आप देखोगे पश्चिम बंगाल में ये चीजें नहीं है, बिहार में ये चीज नहीं है, तो इसका एक रीजन है। समझ पा रहे हो रीजन क्या है? कि वहां के गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया, सपोर्ट नहीं करा कि वहां पे भी गवर्नमेंट्स मतलब कंपनीज आए, ठीक है ना। तो कंपनीज को ये चीजें चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट मतलब जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो एमएनसी को जमीनें खरीदनी पड़ती हैं, बिल्डिंग्स खरीदनी पड़ती हैं, मशीन खरीदनी पड़ती है, इक्विपमेंट खरीदनी पड़ती है। तो वो जो पैसा इस पे खर्च करते हैं उसी को वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब सिंपल सी चीज है, जो भी आप अपना बिजनेस में पैसा लगाते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, बेसिक सी बात है। बोलते हैं जब ये इन्वेस्टमेंट की जाती है एमएनसी के द्वारा दूसरी कंट्री में तो इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई सिंपल सी चीज है, आपने कहीं पर पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा, और वो किसी दूसरे देश में करा आपके अपने खुद के बिजनेस मॉडल के लिए, तो दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पर्पस आपका बड़ा सिंपल है, आप भविष्य में फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना चाहते हो। नेक्स्ट टॉपिक, जॉइंट प्रोडक्शन विद लोकल कंपनीज। अब देखो इसका एक और सीन है। देखो कभी कभी एमएनसी जो होती है ना वो अपनी प्रोडक्शन अकेले नहीं खोलती। मतलब जैसे इंडिया में अगर किसी कंपनी को आना है तो वो डायरेक्ट खुद नहीं आएगी और खुद आके अपना बिजनेस नहीं करेगी, वो किसी के साथ, कोई लोकल कंपनी के साथ हाथ मिलाएगी, कोई लोकल कंपनी से बातचीत करेगी। क्योंकि कोई ऐसी कंपनी जो सेम प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है तो वो क्या है ना, उन्हें लोकल मार्केट की ज्यादा जानकारी है, वो ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या होंगे? लोकल लोकल कंपनी का क्या फायदा होगा? जो जिसको बाहर से कंपनी आई है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है कि हम मिलके काम करते हैं, इस कंपनी को क्या फायदा है? तो देखो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि एमएनसी उसे प्रोवाइड करेगी पैसा कि भैया लो बेहतर मशीन खरीदो, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़िया करो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन लोगों को मिलेगी, क्योंकि एमएनसी जब आएगी तो अपने साथ बढ़िया टेक्नोलॉजी लाएगी, जिससे लोकल कंपनी को फायदा होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा फास्ट प्रोड्यूस कर सके, बेटर गुड्स प्रोड्यूस कर सके, और ये पार्टनरशिप दोनों ही कंपनी को ग्रो कराएगा। बाकी लोकल कंपनीज को भी कभी कभी खरीद लेती हैं जो है ना, ये देखो या तो क्या करें, ज्वाइंट प्रोडक्शन मिलके उन लोकल कंपनी के साथ काम करें, या फिर उन्हें खरीद लें। उन्हें बोले हमारे साथ मर्ज हो जाओ, मर्ज मतलब इकट्ठे हो जाओ, तो लोकल कंपनीज को खरीद लेना, ठीक है ना। सबसे कॉमन तरीका है ये, जो मोस्ट पॉपुलर का तरीका है एमएनसी का एक्सपेंड करने का, वो है लोकल कंपनीज को खरीद लेना। बिकॉज एमएनसी बहुत अमीर होती है, वो बहुत ही आराम से अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकती है दूसरी छोटी कंपनियों को खरीद के, और अपनी प्रोडक्शन को क्विकली बढ़ा सकती है। एग्जाम्पल कारगिल फूड्स। कारगिल एक बड़ी कंपनी है एमएनसी की, जिसने परख पराख या परख फूड्स खरीदे थे एक इंडियन कंपनी को। और परख पराख या फूड जो है वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नेटवर्क चला रहा था ऑयल रिफाइनरी में, ऑयल को रिफाइन करते थे वो लोग। जब उसको खरीदा कारगिल जो है ना, अब वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया एडिबल ऑयल का इंडिया के अंदर। 5 मिलियन पाउचेस बनाता है एक दिन के अंदर, और ये दिखाता है कि एमएनसी कैसे कंट्रोल और एक्सपेंड करती है लार्ज स्केल पे। एक सवाल आएगा मन में, भैया लोकल कंपनी को क्या फायदा? भाई आपको बढ़िया मुनाफे में दाम पे दे देते हैं, उन्हें पता है कि वो तो और ग्रो कर लेंगे एमएनसी वालों को, लेकिन आपको क्या फायदा? आपको लगता है कि हाँ चलो मैं कैसे ना कैसे करके स्ट्रगल, ये जैसे मर्जी चल रहा है, मैं इनको बेच देता हूँ, मुझे और इनकम मिल जाएगी, और जब वो मुझे खरीदेंगे तो मैं हो सकता है इनके लेवल पे कहीं ना कहीं काम कर ले, अपना कुछ देख लूंगा, मेरा तो पैसा डबल होके निकल जाएगा ना, ठीक है ना। ताकि एनॉर्मस वेल्थ एंड पावर ऑफ एमएनसी, मतलब अच्छी खासी वेल्थ और पावर एमएनसी की बात करें तो बोलता है बहुत सारी टॉप एमएनसी जो है ना वो अच्छी खासी अमीर होती हैं, इनका वेल्थ जो होता है ना वो इतना बड़ा होता है, कुछ कुछ डेवलपिंग कंट्रीज का इतना बजट नहीं होता जितना वो अपना खुद का एक तरीके से वेल्थ दिखाते हैं। कुछ कंपनी की संपत्ति इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जो देश अभी विकास कर रहा है, उससे भी ज्यादा पैसा इन कंपनीज के पास होता है। एक और तरीका, बिकॉज उनका ह्यूज वेल्थ है तो एमएनसी के पास ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस भी आ जाता है प्रोडक्शन पे, मार्केट्स पे, इवन गवर्नमेंट्स पे भी। कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर कंपनीज इतना प्रभावित कर लेती हैं कि वहां की देश से अगर वो हट भी जाए ना तो बहुत फर्क पड़ता है। एक और तरीका है, एमएनसी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। एमएनसी बोलता है हमेशा ये नहीं कि वो फैक्ट्रीज बिल्ड करे अपने लिए,
कभी कभी वो प्रोडक्शन को किसी दूसरे तरीके से भी कंट्रोल करती हैं। कैसे? कहता है प्लेस करती हैं ऑर्डर स्मॉल प्रोड्यूसर से, मतलब बड़ी बड़ी एमएनसी जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज में जो है ना वो बड़े बड़े प्रोडक्शन के ऑर्डर्स दे देती हैं छोटे छोटे प्रोड्यूसर को डेवलपिंग कंट्रीज से। मतलब मेरी एक एमएनसी है और मैं डेवलप्ड कंट्री में रहता हूँ, तो मैंने क्या करा, किसी डेवलपिंग कंट्री में किसी को ऑर्डर दे दिया मेरा सामान बनाने के लिए। तो एक तरीके से कौन कौन सी होती हैं, गारमेंट्स की होती हैं, फुटवेयर्स होती हैं, स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं, जो ज्यादातर ये होता है कपड़ों के हो गए, जूते चप्पल के हो गए, या फिर स्पोर्ट्स के हो गए। समझ रहे हो? बांग्लादेश बहुत अच्छा खासा है कपड़ों के मामले में, बहुत प्रोडक्शन में, मेरे ख्याल से सबसे सबसे बड़ा ही है। बाकी ये चीज वर्क कैसे करती है, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स एमएनसी के लिए, और एमएनसी उनको अपने खुद के ब्रांड नेम के साथ बेचती है वर्ल्ड मार्केट में। बनवा उनसे रही है, सब चीज कर रही है, लेकिन बेच अपने नाम से रही है। समझ रहे हो? पावर क्या है एमएनसी के पास? एमएनसी भाई बड़े बड़े ऑर्डर जो है प्लेस करती हैं, तो बड़े आराम से ही जो है ना उसको फिक्स कर सकती है प्राइस को, जो वो पे करना चाहे, या जो भी वो मतलब भाई मैं इतने ही दूंगा, ये वो ऐसे ऐसे कर सकती है। डिसाइड कर सकती है कि क्या क्वालिटी वो बेचना चाहती है, और कंट्रोल कर सकती है डिलीवरी डेडलाइंस, कितने टाइम में डिलीवरी होनी है, ये सब चीजें। और वर्किंग कंडीशन तक इन्फ्लुएंस कर सकती हैं स्मॉल प्रोड्यूसर या वर्कर्स की। ठीक है ना? और ये एमएनसी को बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है बिना फैक्ट्री चलाए हुए भी। ये फैक्ट्री नहीं चला रही है सब, लेकिन बिना फैक्ट्री चलाए किसी दूसरी कंपनी में इन सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। समझ रहे हो आप? डिफरेंट तरीके जिससे एमएनसी अपनी प्रोडक्शन को फैलाती है। तो अपनी प्रोडक्शन को कैसे कैसे एमएनसी फैलाती है? पहला तरीका है पार्टनरशिप कर लेना लोकल कंपनी के साथ। ये ज्वाइन करती है लोकल कंपनी को जिससे अपने गुड्स मिलके बनाते हैं, या फिर लोकल कंपनी को सिर्फ सप्लायर के तौर पर यूज करती है। मतलब भाई देखो, लोकल कंपनी को क्या बोलेंगे कि तुम लोग हमारा फिनिश गुड्स जो है ना उसको एक तरीके से बेचो। समझ रहे हो? मतलब या तो किस तौर पे यूज कर लिया, सप्लायर तौर पर, या फिर उनके साथ पार्टनरशिप कर लिया, मिलके गुड्स बनवा रहे हैं। जैसे मेरी एक कंपनी यहाँ इंडिया में और मैं ऑस्ट्रेलिया में मिलवा के बनवा के वहां बिकवा रहा हूँ, जगह जगह बिकवा रहा हूँ, तो मैंने उनके साथ मिलके काम करा है, हम दोनों मिलके सामान बना रहे हैं। और एक तौर पर मैंने सिर्फ सप्लायर के तौर पर यूज करा है कि तुम्हें से मेरा सामान वहां पे बेचना है। ठीक है ना? या फिर कंपीटिंग विद लोकल कंपनीज। तो देखो कैसे एमएनसी फैलती है, ये मार्केट में घुसते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन भी बनाते हैं। दूसरा, बाय करना लोकल कंपनीज, या फिर भैया सिंपल सी चीज है, या तो ये उनको खरीद लें, या तो खरीद लें, या उनके साथ मिलके काम कर लें, या उनके साथ कंपटीशन लगा ले, क्योंकि लोकल कंपनीज के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, वो उनके साथ मिलना चाहती है, उनके साथ उनको उनको बिकना चाहती है, या फिर उनके साथ कंपटीशन लगाना चाहती है। मेजरली हाईली चांस होता है कि वो नहीं कंपटीशन लगा पाए और वो हार जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में तो प्रॉब्लम ऐसी होती है जहां वो ग्रो ही नहीं कर सकते। कौन? लोकल प्रोड्यूसर। अगर आप चाइनीज टॉयज की बात कर लो तो नहीं है, कोई भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर नहीं है, प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप किसी भी इंडियन मोबाइल्स की आप बात कर लो, है ना, आप देखो जितने ही मोबाइल्स है, इंडियन मोबाइल्स लोग करते हैं सपोर्ट, ऐसी बात नहीं है, पर नहीं है ग्रोथ उतनी नहीं है। इंडियन गेम्स तक में ग्रोथ नहीं है, लेकिन आज तक कोई ऐसी कंपनी कहाँ डेवलप हुई जो पूरे इंडिया को ही राज कर ले उस कंपनी के नाम पे, जो सिमिलर टेस्ट आपको पूरे इंडिया लेवल पे दे सके। जबकि लोग हैं इंडिया में, इतने फूडी लोग हैं, भर भर के खाते हैं, बढ़िया टेस्ट लगता है इंडिया में। लोग अगर कोई नई दुकान खुल जाए खाने की बढ़िया, तो यहाँ से 20-20-25 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। अमरीक सुखदेव, है ना, वहां पे आपको मिलता है वो आलू का पराठा, लोग खाने जाते, सोचो यहाँ से गुड़गांव, वो सोनीपत, कितनी दूर जाते हैं लोग खाने के लिए। तो ये लोग हैं, पर वही है ना कि कौन इतना बजट उठाए, मार्केट में इतना क्या करे। लेकिन हाँ, हल्दीराम है ना, बीकानेर, बीकानो है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं। अब वो हल्दीराम भटूरे देता है आज के टाइम पे, आप देखो उस पे, है ना, तो कुछ चीजें हैं। और कुछ चीज जैसे इंडिया में, दिल्ली की मैं बात करूंगा तो दिल्ली में सैंडोज, सैंडोज है, वो है इंडिया में वायरल, है ना। मतलब आपको इंडिया दिल्ली में अलग अलग जगह दिख जाएगा, पता नहीं क्या पता दिल्ली से ही बाहर हो, पर ये कुछ लिमिटेड प्लेसेस तक ही है ना। तो वैसे वैसे कुछ चीजें हैं प्रोडक्ट वाइज, तो है ना। वैसे तो है, देखो बहुत है, ऐसी नहीं है, कंपनीज तो है, देखो खाना पीना जैसे आपको जनरली, जैसे आप ज्यादातर देखो, जैसे ये शोरूम्स हो गए, ये सब तो बहुत है, देखो, है ना। रिजल्ट क्या है? ग्लोबल इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। इन सभी मेथड से प्रोडक्शन हो रही है अलग अलग देशों में सेम टाइम पे, और जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है वो एक दूसरे से कनेक्ट है या इंटरलिंक कहीं ना कहीं। तो एमएनसी कंट्रोल करती है या इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्शन को दूर से भी बैठ के, बिना उनको खरीदे हुए भी। समझ रहे हो जी? चलो एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फोर्ड मोटर्स, है ना, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन कंपनी है। आपने फोर्ड की कार सुनी होंगी, है ना, फोर्ड लिखे हुए आते हैं।
तो फोर्ड मोटर्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के अंदर। ये लगभग 26 देशों के अंदर फैला हुआ है, जो एक स्ट्रॉन्ग एमएनसी बना के दिखाता है। इंडिया में ये 1995 में आया था। इसने 1700 करोड़ का क्या कहते हैं पैसा निवेश करा था, मतलब इन्वेस्ट करा था। एक बड़ी कंपनी का प्लांट बनाया था चेन्नई के अंदर और इसने महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट करा था। महिंद्रा आपको पता है इंडियन कंपनी है, ठीक है ना। और एक वेल नोन इंडियन जीप और ट्रक मैन्युफैक्चरर है, मतलब महिंद्रा की अगर हम बात करें तो। बाकी जो पार्टनरशिप है इसने मदद करी थी। अब देखो इसने पार्टनरशिप इतना नहीं हो रहा कि महिंद्रा खरीद ले, ठीक है ना। इसने महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करी है, मिलके काम करा, क्योंकि इसको स्टैब्लिश होना है इंडिया में, कोई कंपनी चाहिए स्टैब्लिश होने के लिए, तो इसने पार्टनरशिप करी थी और पार्टनरशिप से फोर्ड आसानी से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में घुस सकता। बाकी फोर्ड्स की जो प्रोडक्शन है और सेल अगर हम इंडिया में बात करें तो 2017 तक फोर्ड ने 88,000 कार बेची है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। और फोर्ड ने एक्सपोर्ट करी है 1,81,000 कार फ्रॉम इंडिया टू कंट्री, मतलब 88,000 कार तो इंडिया में बेची और 1,81,000 कार उसने अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और यूएसए में भी बेची है। सोचो, मतलब यहाँ वो बनवा रहा है, ठीक है ना। ये दिखाता है कि इंडिया एक प्रोडक्शन बेस है फोर्ड का, ठीक है ना। बाकी रीसेंट कुछ बदलाव क्या है कि फोर्ड ने अब गाड़ियां बनानी यहाँ पे बेचनी बंद कर दी है इंडियन मार्केट में। इसने एक्सपोर्ट करना अभी भी शुरू रखा है, कार को या कार इंजन को फ्रॉम इंडियन ऑन स्मॉल स्केल, छोटे स्तर पर इसने अभी इंडिया से बाहर करा है, क्योंकि आप देखो फोर्ड की अब ज्यादा गाड़ियां नहीं देखते इंडिया में अब, है ना। बाकी इसका मतलब इंडिया अभी भी एक रोल प्ले कर रहा है फोर्ड का ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना किसको, मार्केट्स को। तो फॉरेन ट्रेड एक तरीके से लिंक होता है देशों के बीच में। बोलता है बहुत सदियों तक फॉरेन ट्रेड ना अलग अलग देशों को जोड़ता आया है। पुराने समय में हम देखते थे कि इंडिया और साउथ एशिया मतलब रूट्स थे बहुत सारे इंडिया और साउथ एशिया में, जहां पर हम ईस्ट और वेस्ट से व्यापार करते थे। हम इंडिया में है, ईस्ट हो गया वेस्ट हो गया, मतलब वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया, हम लिंक, मतलब फॉरेन ट्रेड एक रास्ता है व्यापार करने का और दो देशों को जोड़ने का भी। इन ट्रेड अपॉर्चुनिटी की वजह से जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी हमारे देश आई और 200 साल तक लगभग राज करा अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आई, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से सामान खरीदने आई ना, और वो अंग्रेजों को जाके बेचा अपने वापस देश में। तो ना ये चीज होती थी। और इसका भी बड़ा सिस्टम था कि जब अंग्रेज वहां पे जो एलिजाबेथ थी, जो रानी थी, वो एक टेंडर साइन करके देती कि तुम दोनों लड़ रहे हो यहाँ पे आके, तो मैंने कहा जी तुम इंडिया में जाके जीन्स बेचो, यानी कि इंडिया में जाके सामान खरीद सकते हो, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। तो कोई दूसरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब दूसरी इंडियन जो दूसरी ब्रिटिश कंपनी नहीं आ सकती थी। किसी और देश की पुर्तगाली आ सकते थे, ये सब लोग आ सकते थे, बट वो नहीं। समझ रहे हो। बाकी हम आगे चलें इसमें। बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का बेसिक काम क्या होता है? फॉरेन, अब देखो ट्रेड मतलब व्यापार करना। अच्छा, ट्रेड करना और प्रोडक्शन करने में फर्क है। ट्रेड करना मतलब खरीदी हुई चीज को बेचना, 10 रुपए में खरीदी 12 रुपए में बेचना, ठीक है ना। और प्रोडक्शन करना इज अ डिफरेंट चीज, कि उसको माल को, कच्चा माल लाओ, फिर उस कच्चे माल को बनाओ एंड देन उसको बेचो, तो ये अलग चीज है, ठीक है ना। तो ट्रेड की बात कर रहे हैं, और कौन से ट्रेड की? फॉरेन ट्रेड, मतलब एक देश से दूसरे देश में चीजों को बेचना। तो फॉरेन ट्रेड मेनली हेल्प करता है प्रोड्यूसर को और बायर को दो तरीके से। प्रोड्यूसर को क्या फायदा है? तो प्रोड्यूसर सिंपल चीज है, जो माल बना रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने देश से बाहर में भी अपने सामान को बेच सकेगा। वो लिमिटेड नहीं है डोमेस्टिक मार्केट में, वो अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीशन कर सकता है। और बायर्स के लिए क्या फायदा है? जो बायर्स है ना, उनके पास एक्सेस है कि अब वो दूसरे देशों का भी सामान खरीद सकते हैं, जिससे उनकी चॉइसेस बढ़ जाती है बियॉन्ड व्हाट इज अवेलेबल लोकली। लोकली क्या है, उसके साथ साथ बाहर का भी सामान खरीद सकते हैं। प्रभाव क्या पड़े हैं ये जो हमने फॉरेन ट्रेड अलाउ करा है, इससे प्रभाव क्या पड़े हैं? ओपन करना ट्रेड को ना, क्योंकि हमारे देश में इससे पहले इतना ज्यादा हम चीजें करते नहीं थे, तो प्रभाव क्या पड़े हैं? तो कहता है मोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स जो है ना, वो अब एक देश से दूसरे देश ट्रेवल करना शुरू हो गए हैं। ज्यादा चॉइसेस है, कंज्यूमर के पास अब लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और फिर अगला क्या है? सिमिलर प्राइसेस। प्राइसेस जो है ना सेम गुड्स के अलग अलग देशों में, वो अभी नियरली बराबर मिलने लगे हैं। हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई माल आपकी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा हो और बाहर के देशों में बहुत कम हो, तो ये मार्केट या तो खत्म हो जाएगी आज के टाइम पे, या फिर अपना ये वैल्यू आपके इतना ही कर देंगे जितना कोई चाइनीज या बाहर की कंपनी आके भी सामान बेच रही है। मोर कंपटीशन, सिमिलर प्राइसिंग, मतलब लगभग बाहर के देश और हमारे देश में सब सेम प्रोवाइड प्राइस दे देते हैं। एमएनसी की वजह से पॉसिबल हो जाता है, एमएनसी या फॉरेन ट्रेड की वजह से। ज्यादा कंपटीशन, जो प्रोड्यूसर पहले क्या करते थे ना, अब यहाँ पे भी कोई दूसरा प्रोड्यूसर कंपटीशन नहीं है, तो बाहर से कंपनी आई, अब उन्हें कंपटीशन देने लग गई, या हम लोग बाहर जाके दूसरी कंपनीज को कंपटीशन देने लग गए।
तो बहुत दूर है भले फिर भी, लेकिन हम फिर भी कंपटीशन देते हैं, समझ रहे हो। बाकी मार्केट का इकट्ठा होना, बिकॉज गुड्स जो है ना वो फ्रीली जो है ना मूव कर जाते हैं, तो प्राइस जो होते हैं ना वो थोड़े सेम सेम हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। बाकी मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्टार्ट बिकमिंग कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है ना। मतलब एक और चीज हुआ है ना कहीं जो दूसरे देश की कंपनी वो कोलैबोरेट भी करती है, रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, तो जो मार्केट है अलग अलग देशों की वो भी एक दूसरे से कनेक्ट होने लगी। इससे पता है दो देशों के बीच में रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी ये जो कनेक्शन होता है मार्केट का, ये फॉरेन ट्रेड की वजह से होता है, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट्स का इकट्ठा होना, है ना, समझ लो। और दो देश के बीच में रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी एग्जांपल है चाइनीज टॉयज का इंडिया में। चाइनीज टॉयज इंडिया में मार्केट में क्यों एंटर करे, तो देखो चाइनीज टॉयज जो मेकर्स थे ना, उन्होंने एक चांस देखा कि हम अपने मार्केट को एक्सपोर्ट भेजते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। और इंडिया में टॉयज उस टाइम पे एक्सपेंसिव थे, तो इन्होंने क्या करा, सस्ते में प्लास्टिक के टॉयज बेचने शुरू करे। तो इंडियन बायर्स के पास ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस आई। तो जब ये चाइनीज टॉयज आए तो इंडियन बायर्स जो थे ना वो अब इंडियन टॉयज और चाइनीज टॉयज में से चुन सकते थे कुछ एक। चाइनीज टॉयज जो है क्विकली पॉपुलर हो गए बिकॉज वो सस्ते थे और अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ आते थे, समझ रहे हो, सस्ता था। इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन मार्केट्स का, देखना एक साल के अंदर 70 से 80% खिलौने की जो शॉप्स थी ना वो मोस्टली चाइनीज खिलौने बेचने लगी। जो व्यापारी हैं, जो जिसका काम है बनाना नहीं, जिसका काम है खरीदना और बेचना, वो क्या बेचने लग गया अब, चाइनीज टॉयज। एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट में सस्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये इंडिया जो इंडिया इंडिया जो टॉयज हैं इंडिया में वो सस्ते होने लग गए जो पहले थे, तो मार्केट बदल दी इन्होंने। और सेम 2016 में भी तो यही हुआ, एक कंपनी इंट्रोड्यूस हुई और उस कंपनी ने अपने आप को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करके पूरी टेली कम्युनिकेशन को हिला के रख दिया, एंड दैट नेम वाज जियो। शो क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये चलो वो तो हमारी इंडियन कंपनी थी, फॉरेन ट्रेड पे क्या प्रभाव पड़ा। तो फॉरेन ट्रेड जो है ना उसने चाइनीज टॉय को अलाउ करा इंडिया में एंटर करने के लिए, और कंपटीशन बढ़ गया इंडियन और चाइनीज टॉय मेकर में। किसको फायदा हुआ, इंडियन बायर को फायदा हुआ, हम लोग खरीदने वालों को, ठीक है ना। बेनिफिट क्या हुआ, उनको ज्यादातर चॉइसेस मिली कम सस्ते दाम में। चाइनीज प्रोड्यूसर को क्या फायदा हुआ, उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा बिकॉज वो ज्यादा सामान बेच सकते थे। लेकिन सफर किसने करा, तो इंडियन टॉय मेकर ने सफर करा, क्योंकि उनकी सेल कम हो गई, उनको बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा, और कंज्यूमर अब चाइनीज टॉय प्रेफर करने लगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। राइजिंग रोल ऑफ एमएनसी। पिछले 20 से 30 साल में हमने देखा है एमएनसी जो है ना वो सस्ती लोकेशन ढूंढती है जहां पर वो अपना सामान को प्रोड्यूस कर सके, बिकॉज इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन की कंट्रीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट जो करती है एमएनसी दूसरे देश में, वो बढ़ गया, ठीक है ना। तो फॉरेन ट्रेड जो दो देश में था वो भी बढ़ता गया, और एमएनसी ने एक वर्ल्ड ट्रेड मतलब एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियों ने पूरा जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट अपने अंदर कंट्रोल कर लिया। बहुत सारी एमएनसी ने कंट्रोल करे बड़े बड़े वर्ल्ड ट्रेड को। एग्जांपल फोर्ड मोटर्स इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस करती थी कार, है ना, और एक्सपोर्ट भी करती थी दूसरे देशों में, और कार के पार्ट्स भी वर्ल्ड वाइड बेचती थी। ये दिखाता है कि एमएनसी जो थी ना वो अपनी गुड्स और सर्विस को दूसरे अलग अलग देशों में बेचती थी। तो ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड जब बढ़ा तो कंट्रीज जो है ना वो एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट होने लगी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर इंटीग्रेशन हुआ, इंटरकनेक्शन हुआ देशों के बीच में। किस तरीके से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से और फॉरेन ट्रेड की वजह से। मतलब दो देश एक दूसरे के साथ मिलके मार्केट में इकट्ठे हो गए, लगातार इंटीग्रेट इकट्ठे होते गए, और उनके बीच में इंटरकनेक्शंस बनते गए बिकॉज ऑफ ट्रेड, बिकॉज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बिकॉज ऑफ फॉरेन मनी, बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। यानी कि आपसे कोई पूछे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, व्यापार करना, फॉरेन इन्वेस्ट करना, फॉरेन ट्रेड करना ग्लोबल लेवल पर इज ग्लोबलाइजेशन। लोगों को कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करना, द इंटरलिंकिंग, द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज इज ग्लोबलाइजेशन, बिटवीन ऑल कंट्रीज इज ग्लोबलाइजेशन। एमएनसी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव करा, ठीक है ना। तो एमएनसी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा ग्लोबलाइजेशन के अंदर, बिकॉज गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग गए। सर्विस जैसे कि कॉल सेंटर, आईटी सर्विस, ये चीज बढ़ने लगी, है ना। इन्वेस्टमेंट मूव करने लगी एमएनसी की वजह से। मार्केट जो कंपनीज थी इधर से उधर एक दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने लगी पैसा। टेक्नोलॉजी बढ़ी, मॉडर्न मशीन्स आई, नए नए मेथड्स आए, है ना। आज के टाइम पे कंट्रीज जो है ना वो ज्यादातर क्लोजर कांटेक्ट रखती है एक दूसरे से, जो वो बहुत साल पहले रखा करती थी, ठीक है ना।
बाकी लोगों की भी मूवमेंट हुई। कंट्रीज ऑल्सो कनेक्टेड व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो वही एक सिंपल सी चीज है, देखो मूवमेंट भी हुई लोगों की, बेटर इनकम आया, अच्छी जॉब का अपॉर्चुनिटी आया, बढ़िया एजुकेशन हुआ। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो मूवमेंट रही है ना लोगों की, वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ी, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज ने स्ट्रिक्ट रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस ला दिए हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारे देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन इनेबल होती है? इनेबल समझते हो? है, फोनों में करते होगे इनेबल डिसेबल। इनेबल और डिसेबल मतलब किस चीज को एक तरीके से यूज में लाना और किसी की चीज को आउट ऑफ यूज रखना। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे ग्लोबलाइजेशन इनेबल हुई? पहला जैसे टेक्नोलॉजी दे रखा है ऐसे कि टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया, इनेबल हुआ। कैसे? टेक्नोलॉजी एक मेजर ड्राइवर था ग्लोबलाइजेशन का। लगातार ग्रोथ हुई टेक्नोलॉजी के अंदर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हुआ कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, क्योंकि हर देश चाहेगा ना ये तकनीक हमारे पास भी आए, तो ग्लोबलाइजेशन तो बढ़ेगा ही, ठीक है ना। या फिर जिस देश के पास ज्यादा तकनीक हो वो चाहेगा ना कि दूसरे देश में इस तकनीक को दिखा के पैसा ज्यादा कमाया जाए। तो टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल रखा कि गुड्स या जानकारियां या लोग इधर से उधर फास्ट मूव करें और सस्ते तरीके से मूव करें पूरे वर्ल्ड में। इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, इससे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ। पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी भी बढ़ी, ठीक है ना। इस वजह से गुड्स जो थे ना वो और ज्यादा फास्ट डिलीवर होने लगे, दूर दूर दूरी तक डिलीवर होने लगे, और ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगी। इससे हुआ क्या, कंपनीज के लिए व्यापार करना ग्लोबली थोड़ा आसान हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, मतलब आईसीटी के अंदर टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंटरनेट आ जाते हैं। इससे विकास में बहुत ज्यादा फायदा पड़ा, डेवलपमेंट और ज्यादा हुई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशंस आया, या कंप्यूटर्स आ गए, फिर इंटरनेट आ गया। आज के टाइम पे आप जो भी खरीद रहे हो इंडिया से बाहर खरीद सकते हो आसानी से, कुछ भी चीज है, या ट्रेड या इजी हो गया, बिकॉज इजी एक्सेस हो गया ना। आपको कोई भी चीज देखनी है, आप जैसे बहुत से लोग फ्लाइंग बीस्ट देखते होंगे यूट्यूब पे, या कोई और बाहर के यूट्यूब के चैनल देखते होंगे, या मान लो कुछ और आप कोई चीज बाहर से खरीदते होगे, देश के बाहर देखते होगे, तो ये सारी चीजें एक्सेसिबल है। या आप नहीं खरीद रहे तो बाहर से आ तो रही है, दुकानों में तो जाके खरीद रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं फायदा देती है। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, ठीक है ना, ये सब आपका लोगों को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जल्दी से कॉल घुमाओ, हेलो कहाँ हो, ऐसे से, है ना, इस तरीके से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड बड़े ही क्विकली। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने भी बड़ा फायदा दिया, जिससे हम रिमोट एरियाज, मतलब कम्युनिकेशन फ्रॉम रिमोट एरियाज ऑल्सो, जहां जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां पे सैटेलाइट की वजह से चीजें पहुंच पाई हैं, ठीक है। कंप्यूटर से क्या फायदा हुआ? कंप्यूटर को आप हर फील्ड में इस्तेमाल करते हो, बिजनेस में, एजुकेशन में, हेल्थ के अंदर, बैंकिंग के अंदर, और भी बहुत सारी जगहों पर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। ये आपको कोई चीज स्टोर करने में, प्रोसेस करने में, शेयर करने में, इंफॉर्मेशन, इन सब में काम आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल, कंप्यूटर हटाओ तो मोबाइल ले लो। अब कंप्यूटर इतना नहीं यूज करते तो मोबाइल यूज कर लेते हैं, है ना। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट ने वही एक्सेस दिया लोगों को इंफॉर्मेशन के बारे में, कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी ले सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट है तो। लोग अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड, है ना। ये ईमेल की मदद आपको देता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना, वॉइस मेल, ऑनलाइन कॉल्स, है ना, कम्युनिकेशन करना लगभग नो कॉस्ट के, ना, नो कॉस्ट पे कम्युनिकेशन करना। इस इंटरनेट की वजह से डिस्टेंस जो है ना वो अब एक बैरियर नहीं रहा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं दूसरा तीसरा तीन फैक्टर्स जो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव करें, उसमें से एक हम कह सकते हैं, क्या क्या कहते हैं, इंटरनेट, एक कंप्यूटर, ठीक है ना, और एक टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दी है, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमारी ग्लोबलाइजेशन इनेबल हुई है। टेक्नोलॉजी इज अ मेजर फैक्टर। क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे मतलब जिससे हमारा ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा है, तो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर तीन पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। बाकी चलते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन समझते हो? लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी। आजादी किस चीज की आजादी? फॉरेन ट्रेड की और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, कि भैया फॉरेन ट्रेड की आजादी दे दी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आने जाने की आजादी दे दी, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ट्रेड बैरियर्स, बैरियर समझते हो? बैरियर मतलब बाधाएं, परेशानी, किसी चीज को रोक देना, बैरिकेड लगा देना। तो ट्रेड बैरियर मतलब किसका बैरियर? व्यापार का बैरियर।
तो उसको समझते हैं। सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया चाइनीज टॉयज के इंपोर्ट पे, मतलब बाहर से चाइनीज टॉयज आ रहे हैं तो उस पे क्या लगा दिया, उस पे एक तरीके से टैक्स लगा दिया। तो वो जब आएंगे तो मान लो चाइनीज कंपनी जिसको बेचेगी तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो जब टैक्स तुम वो टैक्स पता है क्या, कोई भी कंपनी टैक्स एक तरीके से तुमसे ही चार्ज करती है। वो टैक्स पे करेगी तो जायज बात है वो अपना प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा देगी, जिस वजह से वो अपना टैक्स कवर करेगी तुमसे। तो इंपोर्ट जो चाइनीज टॉयज हैं उन पे लगा दे, और इंपोर्टर को अब ये टैक्स पे करना पड़ेगा तो उससे वो अपने प्राइस को थोड़ा हाईयर कर लेंगे, और रिजल्ट क्या होगा कि कुछ ही चाइनीज टॉय एंटर कर पाएंगे इंडिया के अंदर, और इंडियन टॉयज जो है ना वो भी अपने ज्यादा से ज्यादा माल बेच पाएगा, क्योंकि अब वो भी महंगा पड़ रहा है और हमारा इंडियन भी महंगा पड़ रहा है। तो लोग अब इंडियन खरीद लेते हैं या फिर कोई भी खरीद लेते हैं, वो भी तो महंगा ही पड़ रहा है ना। ये जो टैक्स है इंपोर्ट के अंदर, ये ट्रेड बैरियर कहलाता है। समझ पा रहे हो? तो ट्रेड बैरियर क्या है, टैक्स लगा देना किसी भी इंपोर्ट गुड्स पे। समझ रहे हो? जैसे होते हैं ना इंपोर्टेड गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स, तो इंपॉर्टेंट नहीं बोलते, वो इंपोर्टेड बोलते हैं। इंपोर्टेड मतलब बाहर से मंगाया गया तो बड़ा प्रीशियस होगा, ठीक है ना। बाकी ये बैरियर क्यों कह रहे हो आप, इसे बैरियर क्यों कह रहे हो, बाधाएं क्यों कह रहे हो? जो सरकार लगा रही, सरकार भी तो चाहेगी ना कि हमारा इंडियन बंदा ज्यादा से ज्यादा माल बेचे, क्योंकि बाहर की मार्केट तो खा रही है हमारे इंडियन टॉयज मार्केट को। तो हम टैक्स लगाते हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ फायदा। भाई कोई दूर का बंदा, दूर के देश का बंदा तुम्हारे देश में आके सामान बेच रहा है, तुम चाहोगे ना कि उससे कुछ चार्ज तो करें, कि भाई कैसे फ्री में, कैसे हमारे यहाँ इस्तेमाल करो, टैक्स तो दो, ठीक है ना। तो इस ये रिस्ट्रिक्ट करता है और कंट्रोल करता है फॉरेन ट्रेड। जो आपका फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। कम करना है तो क्या करो, बढ़ा दो। सिंपल चीज है ना। गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर को इस्तेमाल करती है रेगुलेट, रेगुलेट मतलब कंट्रोल करने में, रोकने में, कि कितना गुड्स एंटर करना चाहिए कंट्री के अंदर। समझ रहे हो? ये कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी इंडिया ने ट्रेड बैरियर आजादी के बाद क्यों इस्तेमाल करा था, क्योंकि हम तो लिबरलाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, और मैं तो आपको बता चुका हूं कि 1991 के बाद थोड़ी लिबरलाइजेशन दे दी थी, मतलब चीजों को थोड़ी आजादी दे दी थी, ठीक है ना। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इंडियन इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा नई थी, भारतीय मार्केट बहुत ज्यादा नई थी, जब धीरे धीरे हमारे इंडिया में खुल रही थी ना, देश आजाद हुआ अभी। तो उनके जो फॉरेन गुड्स थे वो, इफ फॉरेन गुड्स अगर मान लो जो बाहर के देश, जो देश माल बना रहे हैं वो अगर हमारे इंडिया में बहुत ही फ्रीली आ जाते हैं इंडिया में, तो इंडियन प्रोड्यूसर तो सरवाइव ही नहीं कर पाते ना कंपटीशन में। तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री को इंपोर्ट पे जो एसेंशियल गुड्स थे उनको फ्री में आने दिया और बाकियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जो ऐसे गुड्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश में आना, जो जो हमारे देश में है ही नहीं पा रहा, कोई दिक्कत है उसमें, जो एसेंशियल गुड्स है हमारे देश के लिए जरूरी है, जैसे मशीन हो गई, फर्टिलाइजर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इन पे तो हमारे देश ने ज्यादातर इन पे इंपोर्ट्स नहीं लगाए। लेकिन जो ऐसे गुड्स थे जो फ्री के हैं, फालतू के हैं, या इन पे लगा सकते हैं, इन पे इंपोर्ट्स ज्यादा लगा दिए, जिससे वो लोग बाहर बाहर से हमारे देश में ज्यादा नहीं बेच पाए, और जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर है वो भी अपनी मार्केट में अपने आप को ग्रो कर सके। समझ रहे हो? ऑलमोस्ट जितनी भी डेवलप कंट्री थी वो प्रोटेक्ट करती थी अपनी इंडस्ट्री को शुरुआती स्टेज में, तो ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी। लेकिन 1991, बार बार मैं इसकी बात करता हूँ, कौन सी पॉलिसी आई थी, 3 नाम, LPG है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे देश में आजादी के बाद नई पॉलिसीज बनाई गई थी। नया है हर देश में, हर 5 ईयर प्लान्स, रशिया में चलते थे, 9th में पढ़ते थे हम, रशिया में 5 ईयर प्लान्स चलते थे, 5 ईयर गोल्स चलते थे, लॉन्ग टर्म प्लान, और एक मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, एक एक साल का चलता था। हमारे देश में चले, अब जब मोदी सरकार आई है तो उसको बढ़ा दिया, 5 से 15 कर दिया, कि 5-5 साल इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड, इट शुड बी शॉर्ट, मतलब इट शुड बी लॉन्ग, सो उसको थोड़ा बढ़ा दिया। तो अब 5 ईयर में 17-16 प्लान हुए हैं, 12-13 प्लान हुए, पूरा प्रॉपर याद नहीं, मेरे ख्याल से तो 17-16 ज्यादा बोल दिए मैंने, कम से कम 12-13-14 प्लान हुए हैं। तो 12-13-14 प्लान्स के बाद उसको थोड़ा रोक दिया है, अभी लास्ट ईयर प्लान्स चला था 2014 के आसपास तक। तो वो 5 ईयर प्लान्स हर 5-5 साल बाद चलते थे। 1991 में हमारी बहुत ही बुरी हालत हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक मेजर चेंज आया था भारतीय पॉलिसी में। 1991 में गवर्नमेंट को लगा कि जो इंडियन प्रोड्यूसर है ना, ये अब तैयार है कि इन्हें कम्पीट करा दो ग्लोबली, मतलब पूरी वर्ल्ड मार्केट में इन्हें खोल दो, रास्ता खोल दो इनका। समझ रहे हो? उन्होंने विश्वास रखा कि जो कंपटीशन है ना वो इंडियन कंपनीज को इंप्रूव करेगा, उनकी क्वालिटी और एफिशिएंसी। कुछ नहीं था बेटा, भारतीय सरकार हर सेक्टर में घुसी पड़ी थी, और भारतीय सरकार हर सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन में घुसी पड़ी थी। प्राइवेट ओनर्स जो थे वो व्यापार करना चाहते थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन से इतनी डाल रखी थी कि नहीं करना चाहते थे कोई भी। तो सरकार ने क्या करा ना, सरकार ने कहा इनकी जेब से पैसा निकलवाना है तो थोड़ी आजादी देनी पड़ेगी।
तभी तो ये जाके मार्केट में इन्वेस्ट करके मार्केट में प्रोड्यूसर बन पाएंगे। तो ये चीज करनी शुरू करी थी। आपने सुना होगा कि पहले सरकारी स्कूल बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ हुआ करती थी, आज के टाइम पे पढ़ाइयाँ खत्म है, ये वो प्राइवेटाइजेशन आ गया। समझ रहे हो, पहले तो नहीं था ना प्राइवेटाइजेशन इतना, है ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट करा इस मूव को, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे, जो 1991 का टाइम आया ना, तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ये रिस्ट्रिक्शंस को हटाना शुरू करा। फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसको, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा फॉरेन कंपनीज आ रही हैं इंडिया के अंदर, बाहर से पैसा लगा रही है, थोड़ी आजादी दे दी, या रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम कर दी। तो व्हाट डिड दिस चेंज मीन, इस चेंज का मतलब क्या है। तो अब देखो, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा आसान बना दिया, चीजों को बाहर भेजना है, लेना है, आसान बना दिया। और फॉरेन कंपनीज जो है ना, वो फैक्ट्रीज और ऑफिसेज इंडिया में फ्रीली खोल सकती थी। पहले इसमें भी प्रॉब्लम थी, कहता रहूं, आपको बिजनेस ग्रो करना है, लाइसेंस चाहिए, नया बिजनेस खोलना है, लाइसेंस चाहिए, और बहुत बढ़िया फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी, तो बहुत मुश्किल होता था, लोग नहीं खोलते थे। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिमूव करना बैरियर, रिस्ट्रिक्शन जो भी सरकार ने सेट कर रखे। तो लिबरलाइजेशन के बाद हुआ क्या, बिजनेस जो अब डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल उन पर थोड़ा कम करेगी, और मार्केट जो है ना वो ज्यादा खुली हो जाएंगी और कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोग घुसेंगे ना मार्केट के अंदर। समझ में आया मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चले नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यूजिंग आईटी इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस सेक्टर की मदद लेना, जहां पर आप अपनी सर्विस या जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन की सर्विस को बढ़ाना। मतलब माल बना रहे हो, माल बनाओगे, लेबर काम करेगी, मशीनों पे काम करोगे, बन तो माल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो सर्विस ही कर रहे हो ना। भाई मैं किसी दुकान पे जाके काम करूं, मैं माल बनाऊं, तो माल बन रहा है, गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सर्विस ही दे रहा हूँ ना अपनी। तुम अपनी फैक्ट्री में रह के क्या कर रहे हो, तुम माल थोड़ा ना बना रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो अपने आप को, है ना। तुम्हारे जितने भी लेबर्स हैं वो सर्विस दे रहे हैं तुम्हें, तुम उनको फिर उसके बदले सैलरी दे रहे हो। तो क्यों ना वो सर्विस, जो माल प्रोड्यूस हो रहा है वो और बेहतर प्रोड्यूस हो, क्यों ना हम आईटी सेक्टर की मदद लें, जिससे प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं, जो सर्विस हम बना रहे हैं, ये और ज्यादा बेहतर हो, बढ़िया हो। अब पैकिंग मान लो मशीन ना हो, तो होता होगा ना, पहले मशीनें नहीं होती होगी, लोग हाथ से करते होंगे काम, तरीका अलग होता होगा। लेकिन अब मशीनें हैं, और हो सकता है आगे जाके और मशीनें आए अलग अलग काम करने की, जो अभी भी ह्यूमन मेड काम है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आसान बनाता है सर्विसेज के लिए, जो प्रोड्यूस हो एक कंट्री में एंड यूज्ड इन अनदर कंट्री, एक कंट्री में वो बने और दूसरे कंट्री में इस्तेमाल हो, ये काम करता है। बिकॉज इंटरनेट की वजह से, टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर जो है ना, उससे हम चीजों को देश टू देश आराम से शेयर कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल, मैगजीन डिजाइन इन इंडिया फॉर लंदन, एक न्यूज मैगजीन है जो रीडर्स के लिए होती है लंदन के अंदर, वो डिजाइन और प्रिंट होती है दिल्ली के अंदर। कैसे काम करता है, सबसे पहले आप टेक्स्ट सेंड करते हो, तो मैगजीन का जो टेक्स्ट है वो सेंड किया जाता है लंदन से दिल्ली इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब लिखत जो भी छापनी है, और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो लंदन से भेजे जाते हैं, और दिल्ली के जो डिजाइनर हैं ये इस डिजाइन के इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि अच्छा जी ऐसे ऐसे बनाना है। टेलीकम्युनिकेशन के जरिए, मेल्स या ऑनलाइन कॉल्स के जरिए वो उन्हें बता देते हैं कि जी ऐसे ऐसे बनाना है। फिर आप क्या करते हो, उस मैगजीन को दिल्ली में बैठ के डिजाइन कर रहे हो, है ना, लेआउट और डिजाइन कर रहे हो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। फिर आप प्रिंट करते हो, मतलब जब आपका डिजाइन फाइनल हो जाता है कि हाँ जी ऐसे ऐसे ढांचा बनाना है, अब आप उस मैगजीन को दिल्ली में प्रिंट करते हो, फिर डिलीवरी करते हो एयर से, लंदन में वापस भेज देते हो, और पेमेंट मिल जाती है आपको ई बैंकिंग के जरिए। तो हुआ क्या, आईटी सेक्टर का इस्तेमाल हुआ। आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आईटी सेक्टर्स, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इसी का तो पार्ट है। अगर ये नहीं होते तो क्या कंप्यूटर ये सब चीजें बन पाती, नहीं, ये सब चीज बन पा रही है आईटी की वजह से। और फिर दूर दूर बैठ के ऐसे काम, चीज क्या दिखा रही है, ये चीज ये दिखा रही है कि दो देशों के बीच में काम आसानी से बढ़ सकता है, कम्युनिकेशन सस्ता है और फास्ट है आईटी की वजह से। अब ये काम सस्ता कैसे पड़ रहा होगा, भाई लंदन से करा रहे, बताओ क्यों, सस्ता पड़ रहा होगा ना। यहाँ कागज सस्ते पड़ रहे होंगे, मशीनें सस्ती पड़ रही होंगी, काम करने में लेबर सस्ती पड़ रही हो, तभी तो करा रहे, वरना वहीं से करा लो, क्यों करा रहे हो यहाँ से, सस्ता पड़ रहा है। समझ रहे हो, सर्विसेज लाइक डिजाइनिंग, प्रिंटिंग,
कस्टमर सपोर्ट, ये सब जो है एक देश से बैठ के दूसरे देश में कराया, जैसे कॉल सेंटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। आईटी एक मेजर रोल प्ले करता है इस काम के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, चले आगे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है WTO, ठीक है, आप देखना कभी सिंबल भी। बाकी ये एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब एक तो होगी भाई मेरे देश की सरकार में कोई संस्था बना लो इंडिया में, जो इंडिया का व्यापार अच्छा कर दे। लेकिन एक होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड अच्छा करती है। हर देश में कोशिश करती है कि हर देश में व्यापार हो, हर देश टू देश में व्यापार हो, इस चीज का ट्राई करेगी, ठीक है ना। तो इनका रोल क्या है, जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। जब इंडिया ने डिसाइड करा कि हम अपने आप को लिबरलाइज करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, तो बहुत सारी पावरफुल इंटरनेशनल संस्थाएं इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बढ़िया काम करा है, उन डिसीजंस को सपोर्ट करा, करो व्यापार करो, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन विश्वास रखती थी कि जो बैरियर्स है ना फॉरेन ट्रेड पे, वो नुकसान दे सकता है। ट्रेड बिटवीन कंट्री शुड बी फ्री। इन्होंने कहा कि व्यापार देशों के बीच में फ्री रहना चाहिए, और जितने भी देश हैं इन्हें लिबरलाइज करनी चाहिए अपनी पॉलिसीज को, अपने आप को लिबर्टी देनी चाहिए अपने देश को। तो WTO क्या है? ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल संस्था है। इसका मेन मकसद है लिबरलाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को। मतलब इट वांट्स ट्रेड टू हैपन फ्रीली विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड चले, फ्री चले, बिना कोई बाधाओं के चले। इट वाज स्टार्टेड मेनली एट द इनिशिएटिव्स ऑफ, अब देखो ये वर्ड आ गया ना, देखो इट वाज स्टार्टेड मेनली एट द इनिशिएटिव, मतलब आगे से उत्साह, मतलब आगे से किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, इनिशिएट करना। और किसने इनिशिएट करा? डेवलप्ड कंट्रीज। उन्होंने कहा कि भाई इन कंट्रीज में हमें घुसना है, काइंड ऑफ खुलवाओ, रास्ता खुलवाओ। WTO ने रूल्स बनाए ग्लोबल ट्रेड के लिए। तो WTO एक संस्था थी, इससे अच्छा इससे पहले इसका नाम कुछ और होता था। WTO का काम होता था रूल बनाना। इन्होंने रूल बनाए कि ग्लोबली कोई व्यापार करेगा कोई देश किससे, तो कैसे रूल होंगे, और हर मेंबर्स को चेक करते रहना कि क्या वो ये रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि व्यापार चलता रहेगा और उसको संभालेगी WTO। आज के टाइम पे 160 कंट्रीज मेंबर है WTO की। प्रॉब्लम क्या है? फ्री ट्रेड इज नॉट इक्वल टू ऑल। प्रॉब्लम यही है ना कि हर किसी के लिए बराबर ट्रेड नहीं है। इवन दो WTO ये कहती है कि वो इस फ्री व्यापार को सपोर्ट करती है, लेकिन रियलिटी में ये एक इनइक्वालिटी है, वो भेदभाव करते हैं। बोल तो रहा हूं आपको कि WTO दिखने में है, लेकिन WTO US जैसी कंट्री उनको बोलते हैं इनको खींचो ना अपने तरफ, जरा यहाँ दबाव डालो, इस देश पे प्रेशर डालो कि कितने को कितना बुरा हो रहा है तुम्हारे पास, ये वो। इसके लिए कहेंगे, पता क्या कहेंगे, आपको लिबरलाइज कर दो, कितनी डेड इकोनॉमी है, हम तुम्हें थोड़ा लोन दे देंगे, वर्ल्ड बैंक भी तो US का ही है, IMF भी तो US की है, तो दबाव डलवा देंगे इस तरफ से, समझ, थोड़ा लोन दे देंगे तुम्हें, ये कर देंगे, वो कर। डेवलप्ड कंट्रीज अपने खुद के ट्रेड बैरियर्स को रखते हैं, खुद तो ट्रेड बैरियर्स रखते हैं, स्पेशली ऐसे एरिया जैसे फार्मिंग हो गई, इन सब में वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्रोड्यूसर को। भले ही WTO कुछ बैरियर्स कहता है कि रिमूव होने चाहिए, लेकिन खुद अपने पे तो बैरियर डालते कि कोई हमारे देश में आके ये व्यापार नहीं करेगा, ये व्यापार नहीं बेच सकता, खास करके फार्मिंग। लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, WTO प्रेशर करता है उन्हें कि आप व्यापार के जो बैरियर्स है इन्हें हटाओ, ताकि ये मार्केट्स ओपन हो, यहाँ पे कंपटीशन हो अमीर देशों के साथ। वो बड़ी सेटल्ड कंपनी है इंडिया। कहीं ना कहीं देखो प्रॉब्लम तो है ना, इंडिया कौन सा फोन बनाती है, क्या डिजिटली क्या अच्छा बना रही है, क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हो किसी आईफोन या किसी बढ़िया फोन के साथ? जो भी बाहर की कंपनीज के फोन है, चाइनीज मोबाइल्स, इन सबसे यू कैन नॉट कंपेयर। माइक्रोमैक्स एक टाइम पे चलता था बढ़िया, है ना, और शुरुआत में ठीक है, बस बटन जब तक था तब तक चीजें सही चल रही थी। ब्लैकबेरी जैसा फोन पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था बटन वाले में, लेकिन आईफोन आया उसको तब से मार्केट ही कैप्चर कर ली स्मार्टफोन से, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बोलता है मेजर डिबेट ये है एग्रीकल्चर के अंदर, ट्रेड, अगर ट्रेड की हम बात करें एग्रीकल्चर में, कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सब्सिडीज देती हैं, जो ऑलरेडी विकसित देश है वो सब्सिडीज देती है एंड सपोर्ट करती है अपने फार्मर को। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को कहती हैं कि वो अपने किसानों को सपोर्ट ना करें। खुद तो सब्सिडीज दे रही है, खुद तो बहुत फैसिलिटीज दे रही है, लेकिन अपने देश में कहती है कि ये क्या कर रहे हो, इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, ये पॉलिसीज मत लाओ। ये एक अनफेयर कंपटीशन बना देता है, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं ना अमीर देशों में, उनको तो सरकार से पैसा मिल जाता है और वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेच भी देते हैं, तो उनका तो फायदा है। लेकिन
गरीबों के देश में प्रॉब्लम है। आप आज के टाइम पे जो भी किसान लॉ पढ़ते हो, जो भी सारी चीजें हैं, जो आपने पढ़ा होगा, किसान आंदोलन चला था कितने साल तक, बॉर्डर्स पे खड़े रहे थे कितने सारे किसान, अपने पूरा ट्रक व्रक लेके सब आ गए थे यहाँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सारी फैसिलिटीज जो आप पढ़ते हो ना किसान आंदोलन की, ये सारी फैसिलिटीज जो भी वो हटाने की बात कर रहे थे, जो भी नए कानून लाने की बात कर, जो एमएसपी हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये सब चीजें तो यूएसए जैसे देशों में और चाइना जैसे देशों में हटी पड़ी है। बाकी डिबेट करते हैं हम लोग ट्रेड प्रैक्टिसेस पे, जो व्यापार हो रहा है, आदान प्रदान, इस पे डिबेट क्या है। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है डेवलपिंग कंट्रीज में। जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया एक डेवलपिंग और डेवलप्ड में फर्क तो समझते हो ना। डेवलपिंग का मतलब क्या, जो अभी भी विकास कर रहा है, और डेवलप्ड मतलब जो मतलब उसमें पर कैपिटा इनकम और जीडीपी अच्छी खासी है, बढ़िया देश तरक्की पे। तो जैसे इंडिया हो गया, वहां एग्रीकल्चर जो है ना ज्यादातर आपको एम्प्लॉयमेंट देता है आज के टाइम पे भी, ये आप पढ़ चुके इकोनॉमिक्स में पहले। सबसे बड़ा शेयर जीडीपी का, मतलब बड़ा शेयर तो आज के टाइम पे नहीं रहा, पर अच्छा खासा शेयर भी है। बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे अपने जीवन बिताने के लिए, लाइवलीहुड, जीवन रखने के लिए। एग्रीकल्चर डेवलप्ड कंट्री में कैसा है, बोलता है डेवलप्ड कंट्री यूएस की बात करोगे तो एग्रीकल्चर सिर्फ 1% देता है जीडीपी को। 99% तो है ही नहीं जीडीपी वहां, मतलब 99% जीडीपी दूसरे सेक्टर से है, सर्विस और इंडस्ट्री। 1% जीडीपी यहाँ से अपने में कम से कम 25-26% तो है, और 0.5% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। यहां देखोगे तो आपको 45-44% मिल जाएगा। सोचो 100 में से 44 लोग हमने खेतीबाड़ी में काम कर रहे हैं अभी भी। इवन दो बहुत कम लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है सरकार से। तो कैसे डेवलप कंट्री अपने किसानों को सपोर्ट करती है, तो यूएस की गवर्नमेंट बड़े अमाउंट में सब्सिडीज देती है अपने फार्मर को, इससे उनकी मदद होती है। जो प्रोड्यूस फार्म गुड्स हैं वो लो कॉस्ट में बनते हैं, मतलब जो भी वो कॉस्ट बना रहे हैं, लागत जो है वो बड़ी कम लागत। अब जायज बात है, जब आपको फायदा इतना मिल रहा है तो लागत तो कम ही आएगी कॉस्ट की, जिस वजह से वो अपने माल को भी सस्ते में बेच देते हैं, जिस वजह से वो अच्छा खासा क्रॉप्स पे फायदा भी उठाते हैं। समझ रहे हो। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब मान लो यूएस फार्मर सस्ते में बेचते थे ग्लोबल मार्केट में, तो जो इंडिया के अंदर डेवलपिंग नेशंस है और बाकी, वो अब उनसे कंपीट नहीं कर सकते। तो प्रोड्यूसर, इनका जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है अगर आप यूएस गुड से कंपेयर करोगे, और इस वजह से नुकसान होता है और फार्मर्स और उनकी जिंदगी पे। वाई डेवलपिंग कंट्रीज कॉल्ड दिस अनफेयर। अब जो विकसित देश जो भी विकास कर रहे हैं वो इसको अनफेयर क्यों कहते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज क्वेश्चन करती है डब्ल्यूटीओ के रूल्स के फेयरनेस पे, कि ये तुम्हारा रूल है, ये है तुम्हारा रूल, इस तरीके से। वो कहते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो वी रिमूव्ड आवर ट्रेड बैरियर बिकॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ ने हमें कहा, हमें डब्ल्यूटीओ ने कहा व्यापार ट्रेड बैरियर हटाओ, कंपनी आएंगी बढ़िया बढ़िया, तुम भी जाना बाहर, हमने कर दिया जी ऐसा। लेकिन आप अभी भी अपने फार्मर्स को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं सब्सिडीज दे देके, और आप कह ही नहीं रहे हैं, यू टेल अस नॉट टू सपोर्ट आवर फार्मर। आप कहते हो कि अपने फार्मरों को सपोर्ट ना करो, और वो लोग करते हैं, जिस वजह से वो खुद से कर रहे हैं, और ये फ्री और फेयर ट्रेड है। तो ये दिखाता है कि जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स है वो कभी कभी अमीरों को सपोर्ट करते। जब ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण आया, तो इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, तो कहता है ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया के अंदर, बोलता है पिछले 20 सालों में ग्लोबलाइजेशन शार्पली बढ़ा है इंडिया में, मतलब वैश्वीकरण बहुत बड़ा है, ग्लोबल ट्रेड बड़ा है, हमने भी करा है, उन्होंने भी करा है, बड़ा है। इससे हमारे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और वर्कर्स हर किसी की जिंदगी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बोलता है इसका कुछ प्रभाव पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। कंज्यूमरों पे क्या प्रभाव पड़ा है, ज्यादा चॉइस मिला, बढ़िया क्वालिटी मिला, ये फायदा पड़ा कंज्यूमरों को। ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन बढ़ाया इंडियन और फॉरेन कंपनीज के बीच में, जिस वजह से कंज्यूमर को अपने शहर में ज्यादा चॉइसेस, ठीक है ना, ज्यादा क्वालिटी और कम दाम में ये सब चीजें मिल गई। बेटा देखो इसमें बोला कि कंज्यूमर, उपभोक्ता, मतलब हम लोग जो खाते पीते हैं, हम लोग पे क्या प्रभाव पड़ा, हमें ज्यादा चॉइसेस मिल गई। क्यों, अब हम इंडियन मार्केट्स तो देख रहे, आप बाहर जाओगे खाने, जनरली कभी किसी फ्रेंड चिकली पिकली के साथ आपको कभी खाने पीने जाना हो तो आप कहाँ जाओगे, बोले मैकडी चल लो, बर्गर किंग चल लो। आप यूं बोलो कि चलो रेडी वाले गुप्ता बर्गर भैया के पास चलते हैं, नहीं ना, आपको कि यार फोटो तो खींचेंगे, स्टेटस लगाएंगे ऐसे थोड़ा बहुत, तो आप क्या करोगे, बर्गर किंग जाओगे, मैकडी जाओगे। ये इंडियन कंपनीज तो नहीं है, तो फ्रेंचाइजी है। ध्यान रखना जब भी कभी समझो तो फ्रेंचाइजी बोलना, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था फ्रेंचाइजी क्या होती है, समझ रहे हो ना। तो है ऑप्शंस मिला ना आपको,
अब कोई इंडियन कंपनी कल को शुरू करती है सब बनाना बेचना, तो हमारे इंडिया में तो कभी ये चीज वायरल ही नहीं हुई ना। हम लोग को तो चाउमीन बनाने भी नहीं आती, हम तो चाइनीज कंसेप्ट है, हम लोग तो मोमोज के भी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो जायज बात है, जब बाहर से बढ़िया बढ़िया कंपनीज आएंगी तो आपको बढ़िया बढ़िया माल देंगी, सामान देंगी, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। भाई आप फोन चला रहे हो या बढ़िया बढ़िया चश्मा है, या मान लो आप ड्रेस पहन रहे हो, नई नई कुछ यूनिक चीजें पहन रहे हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल रख रहे हैं अपना, नया नया परफ्यूम लगा रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेगा तो आपकी जिंदगी तो बेहतर होगी ना। आप अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचो। आप अंग्रेज को देखो, देखो ये यहाँ पे कैसे अपने बैठ, भाई इंडिया में रह रहे हैं जितने लोग हैं उनकी एक सोच है, उनका एक यूनिकनेस है, वो कुछ नया कंसेप्ट बनाएंगे, नई चीजें इंप्रूव होगी। वही देश के बाहर भी तो होंगी, समझ रहे हो। तो बस वैसी चीजें होती हैं। तो जब आपको ज्यादा अच्छा गुड सस्ते दामों पे मिलेगा तो जो शहरी वाले कंज्यूमर है वो ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल पहले से बढ़िया महसूस करेंगे। लेकिन प्रोड्यूसर पे जो प्रभाव पड़े हैं वो सेम नहीं पड़ा। कंज्यूमरों को तो चलो बढ़िया ऑप्शन मिला, तो कंज्यूमर की नजर से तो बढ़िया है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उनके लिए चीजें सेम नहीं है। तो एमएनसी जो कंपनी आई है, इंडस्ट्री जो आई, उनसे क्या प्रभाव पड़ा, मतलब एमएनसी और इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा। तो कहता है एमएनसी हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन इंडिया। पिछले 20 साल में बहुत हैवी इन्वेस्ट करा एमएनसी ने इंडिया में। उन्होंने इंडिया में इसलिए करा क्योंकि उन्हें लगा ये प्रॉफिटेबल कंट्री है, यहाँ के मुनाफा कमा लेंगे। मेनली उनका फोकस था इंडस्ट्री पे, मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, बैंकिंग एंड सर्विसेज। अब बताओ फास्ट फूड के अलावा आप सॉफ्ट ड्रिंक देखो ना, ये भी। दीज इंडस्ट्री हैव अ लार्ज नंबर्स ऑफ वेल्दी बायर्स। ये ज्यादातर बायर्स हम इंडिया में ज्यादातर यही तो करते हैं, बायर्स हम लोग ज्यादातर है ना। नई जॉब भी क्रिएट होती है ना जब ग्लोबलाइजेशन आता है, तो नई जॉब भी बनती है भाई। इंडियन कंपनी जो सपोर्ट करती थी कच्चे माल को और कंपोनेंट को, ये इंडस्ट्रीज भी ग्रो होने लगी हैं, समझ लो धीरे धीरे, क्योंकि माल बनाएंगे इन्हीं को बना के दे देंगे, है ना, ये सब चीजें। लेकिन ये तो वो जो बाहर से कंपनी आई है उन्होंने हमें क्या ऑप्शन दी है, उनके मुनाफे हुए उसकी बात हो गई। लेकिन जो ऑलरेडी इंडिया में चल रहे थे वो इंडियन कंपनीज, जो इंडियन कंपनी, इन पे क्या प्रभाव पड़ा देखो। इंडियन कंपनी ने भी अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के मेथड और क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाए हैं। कुछ इंडियन कंपनी जिन्होंने कोलैबोरेट करा है फॉरेन कंपनी से, वो और ज्यादा ग्रो करी है। इंडियन कंपनीज भी एमएनसी बनी है। अब ऐसी कौन सी इंडियन कंपनीज है जो एमएनसी बनी है बाहर जाके, जो इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस चलाती हैं। तो जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस आईटी सेक्टर की कंपनी है, ठीक है ना, रेनबैक्सी मेडिसिन है, एशियन पेंट्स की है, सुंदरम फास्टनर्स, ये नाम नहीं सुना होगा, नट एंड बोल्ट कंपनी है। ज्यादातर हम लोग स्टील आयरन इन सब पे ही ज्यादातर ग्रो करते हैं। ये कंपनी अब बहुत देशों में ऑपरेट करती है। सर्विस सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं नई अपॉर्चुनिटी आई थी आईटी और सर्विस के अंदर। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारी नई सर्विस बेस्ड अपॉर्चुनिटी लाई इंडिया में, जैसे कॉल सेंटर्स, आईटी सर्विसेज, या मैगजीन बनाना फॉरेन कंपनीज में, या डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें। इंडिया क्यों प्रेफर किया गया इन सब काम के लिए? इंडिया इसलिए प्रेफर करा गया क्योंकि ये सर्विसेज सस्ती थी, एफिशिएंट थी। इंडिया में जो डेवलप्ड कंट्री थी वो आउटसोर्स करती है। आउटसोर्स मैंने याद है आपको सिखाया था, बीपीओ सुनाया था मैंने आपको, मैंने कहा था ये बीपीओ कहलाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब भी कोई काम एक देश के बाहर से कोई कर रहा है तो उसे बिजनेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो वही ये डेवलप्ड कंट्री आउटसोर्स करती है इन काम को ताकि उनका पैसा बच जाए, क्योंकि इंडिया में सस्ती लेबर मिल जाती है। अच्छा, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं अंग्रेजों को, कि हाँ यहाँ पे आके पैसा डालो? स्पेशल स्टेप जो सरकार लेती है, देखो सबसे बड़ा स्टेप तो सरकार का है। टू ब्रिंग मोर फॉरेन कंपनीज इनटू इंडिया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट मेजर लेती है, जैसे सेटअप करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एसईजी। इस तरीके से ध्यान रखना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है ना। ये स्पेशली ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, मतलब वहां बिजली अच्छी हो, पानी अच्छा हो, गुड रोड्स हो, अच्छे रोड हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी हो, और रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी होगा। तो जब ऐसी चीजें एक इलाके में अच्छी खासी मिलेगी तो वो बन जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ऐसे इलाकों को क्रिएट करा गया। समझ रहे हो? बेनिफिट क्या है कंपनी के लिए एसईजी में, मतलब एसईजेड में? तो कंपनी जो अपनी प्रोडक्शन एसईजेड में बनाती है उनको टैक्स नहीं देना पड़ता पहले 5 साल में। ये सरकार, इंडियन सरकार ने ऑप्शन दे रखा है, आओ एसईजेड में कंपनी खोलो और टैक्स मत दो। इससे एसईजेड अट्रैक्टिव हो जाता है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। तो एसईजेड को याद रखना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात थी। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ, ठीक है ना, मतलब
नॉर्मली कंपनी जो होती है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो फॉलो करती है लेबर लॉ को, जिससे वो प्रोटेक्ट करती है वर्करों के अधिकारों। जनरली कंपनी जो थी ना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो सेक्टर बढ़िया है, वहां पर कुछ लेबर लॉ को फॉलो करती है, जिससे वो अपने वर्कर्स अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके। और ये हर देश में होता है। हर सरकार ये कहती है कि किसी के साथ, किसी वर्कर के साथ गलत ना हो, तो कुछ लेबर लॉ है, इसके तहत आपके साथ गलत हुआ है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो। से मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट को जायज बात है अलाउ करना पड़ेगा कंपनीज को जो इन लेबर लॉ रूल्स को इग्नोर करे। क्योंकि अगर मान लो लेबर लॉ बड़े स्ट्रिक्ट हो तो कंपनी मालिक को मार के भगा देगी। तो इसीलिए अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हो, अगर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा बाहर के अंग्रेज आके यहाँ इन्वेस्ट करें, तो जो सरकार है ना आपकी, वो अलाउ करे इन कंपनियों को कि वो इग्नोर करें इन लेबर लॉ रूल्स को, लेबर रूल्स को थोड़ा इग्नोर करके चलें। कंपनी को अलाउ करें कि वो हायर करे वर्कर को फ्लेक्सिबली, अपनी मतलब से। फ्लेक्सिबली मतलब वर्कर्स को शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए हायर किया जाए, काम पे रखा जाए, और जब जब वर्कलोड ज्यादा हो और बिना लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी दिए उन्हें रखा जाए। एक इंसान ऐसे काम नहीं करना चाहेगा, है ना, लेकिन बाकी तो करना चाहेंगे ना। बाकी वाई दिस इज डन, ऐसा क्यों करा? टेम्पररी वर्कर जब आप हायर करते हो ना, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो कम आती है। जब मन करा तब काम पे लगाओ, तब दिहाड़ी दे दो। इससे इंडिया एक ज्यादा अपीलिंग प्लेस बन जाता है फॉरेन कंपनीज के लिए। उन्हें पता है कि जब जब हमें काम कराना होगा लेबर उठा लेंगे, जब नहीं करा भगा देंगे। इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड बढ़ गई। लोगों ने कहा कि इसमें थोड़ी और छूट दो हमें, रियायतें दो हमें, थोड़ा और अपने रूल्स को फ्लेक्सिबल करो, ठीक है ना। और फॉरेन कंपनीज चाहती थी रिलैक्सेशन लेबर लॉ में। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन लेबर्स के हिसाब से, इंडियन लोगों के हिसाब से ये चीज सही नहीं है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो, है कि नहीं। कंपटीशन और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट हुई। कंपटीशन और अनसर्टेन मतलब अनिश्चितता, कल को क्या होगा हमें नहीं पता। ऐसी रोजगारी कि आप आज काम कर रहे हो, कल से बोले ले बेटा दिहाड़ी कल से मत आइयो, क्यों? काम नहीं है, नहीं तेरी शकल पसंद नहीं है, कल से मत आइयो। ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन तो बढ़ाया है, ये बात तो है, वैश्वीकरण से कंपटीशन बढ़ा है। क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन आया तो कंपनी ने अब कंपटीशन फेस करा इंडियन और फॉरेन प्रोड्यूसर दोनों से। कंपनी ने देखा कि अब इंडियन प्रोड्यूसर भी हैं या फॉरेन प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोड्यूसर ज्यादा हो गए। इस कंपटीशन से बचने के लिए ज्यादा एम्प्लॉयर्स को प्रेफर करा गया कि उन्हें फ्लेक्सिबली हायर किया जाए। फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? छोटे समय के लिए, गारंटी नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है और जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एज अ रिजल्ट जो वर्कर्स की जिंदगी है वो अनसर्टेन और अनस्टेबल है। जब काम होगा तब बुला लेंगे, जब नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि कंपटीशन देख रहे हैं। आप चाहोगे आपका माल सस्ते में बने, और सस्ते में जब बनेगा जब आप अपनी लेबर की कॉस्ट कम रखोगे, जब काम होगा तभी कराओगे। परमानेंट लेबर रखोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी ना, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। समझ रहे हो? बाकी कंपटीशन कैसे अफेक्ट करता है गारमेंट इंडस्ट्री वर्कर्स को, गारमेंट कपड़े बनाने वाले इंडस्ट्री को? तो ग्लोबलाइजेशन ने स्पेशली अफेक्ट करा है गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, गारमेंट और फिर उसको एक्सपोर्ट करना, बाहर देश में भेजना। एमएनसी ने डिमांड करी सस्ते गुड्स की। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी जो यूरोप और अमेरिका से थी, वो ऑर्डर करती है गारमेंट इंडिया के अंदर। उन्होंने चीपेस्ट गुड्स को उन्होंने देखा सस्ता माल, जिससे वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। और इंडियन एक्सपोर्टर जो है ना वो कॉस्ट को कट कर देते हैं, उनकी लागत कम आती है। लागत कम क्यों आती है उन लोगों की? देखो, कच्चा माल तो सस्ते में नहीं बन सकता, तो एक्सपोर्टर ने लेबर कॉस्ट कम कर दी। क्योंकि देखो जो कच्चा माल आ रहा है वो सस्ते में तो नहीं ला सकते ना, या तो वो घटिया क्वालिटी का लिया हो या वो डिसेंट जो क्वालिटी का ला रहे हो। तो कॉस्ट कहाँ काट सकते हो आप? लेबर, इंसानों के साथ। जब जब काम हो तब तब उनसे करा लो, तो लेबर कॉस्ट आप कम करो। शुरुआत में वर्कर्स परमानेंट थे, लेकिन अब उन्हें टेम्पररी हायर करना शुरू करा। इससे कंपनीज जो थी ना उन्होंने अवॉइड करा कि वो इंश्योरेंस ना दें, पीएफ ना दें, ये सब चीजें हटाने लगे। यानी कि कैसे कंपटीशन ने हमारे जो कपड़े की इंडस्ट्रियां हैं, गारमेंट इंडस्ट्री है, इसको प्रभावित किया। कैसे? बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो एक्सपोर्ट कराती थी। कहां से? इंडिया में एक्सपोर्ट कराती थी, मतलब इंडिया में सामान बनवा रही है और फिर अपने देशों में बाहर एक्सपोर्ट करा रही है। तो वहां पर वो रॉ मटेरियल तो कम नहीं कर सकते, तो क्या कम करा उन्होंने? लेबर की कॉस्ट, जब जब काम हो तब तक करा लिया। ये चीज एग्जाम्पल पढ़ते हैं सुशीला दीदी का। एक गारमेंट की वर्कर है, ठीक है ना। उनकी शुरुआती जॉब परमानेंट जॉब थी, गारमेंट फैक्ट्री में। बेनिफिट मिलता था, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम, पीएफ मिलता था, ओवर टाइम मिलता था, अगर ओवर टाइम करने का डबल रेट मिलता था। फैक्ट्री क्लोजर हुआ, मतलब फैक्ट्री बंद हो गई 1990 में, तो उन्होंने जो है सर्च करा 6 महीने तक काम। अब नई नौकरी मिली 30 किलोमीटर दूर अपने घर से,
वो अब एक टेम्पररी वर्कर है, उन्हें उनकी प्रीवियस सैलरी से भी आधे से भी कम मिलता है। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक पूरे हफ्ते 7 दिन काम करना पड़ता है, और अगर वो एक छुट्टी ले लें तो उस दिन फिर उनकी दिहाड़ी नहीं है। ये फेस कर रहे हैं ना प्रॉब्लम। कंडीशन फेस्ड बाय वर्कर्स, वर्कर्स क्या फेस कर रहे हैं जो जनरली नॉर्मल वर्कर्स हैं? वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लंबे लंबे समय तक काम करना रहा, नाइट शिफ्ट, पीक सीजन हो तो कम दिहाड़ी भी देते हैं, फोर्स्ड ओवर टाइम टू सर्वाइव, भाई करना पड़ेगा वरना जा गांव चला जा। बहला फुसला के ये लोग गांव से लेबर लाते हैं, धोखा देते हैं लोगों को, कम कम दिहाड़ी देते हैं, कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, बस वादा है, वादा इज कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरा वादा है, तुम्हें मैं सैलरी दूंगा। नो सोशल और जॉब रिलेटेड बेनिफिट्स, कोई सामाजिक तौर पर आपको फायदा नहीं मिलेगा और जॉब रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं। फायदा किसको होता है? कंपटीशन की वजह से एमएनसी को फायदा होता है, क्योंकि वो क्या करती हैं, गुड्स खरीदती हैं सस्ते दाम में, लेकिन जो वर्कर है बेचारी सुशीला, उसको तो नहीं मिल रहा, वो बेचारी इतना काम कर रही है फिर भी काम नहीं मिल रहा, मतलब पैसा नहीं है ना, है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ये स्ट्रगल भी बना रहा है। स्ट्रगल क्या है? फेयर ग्लोबलाइजेशन का, अनइक्वल बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन ने क्या सबको बराबर फायदा दिया है? नहीं। ये सवाल आ सकता है, क्या ग्लोबलाइजेशन सबको बराबर फायदा देता है? नहीं। ग्लोबलाइजेशन जो है ना, हर किसी को बराबर फायदा नहीं देता। जिस किसी इंसान के पास एजुकेशन, स्किल्स और वेल्थ है, उसको तो फायदा है, लेकिन जो स्पेशली छोटा प्रोड्यूसर है या कोई अनस्किल्ड वर्कर है, उसको तो सेम फायदा नहीं हुआ। तो फिर क्या हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन बनाना चाहिए? क्या बराबर अच्छा ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को आप खत्म तो कर नहीं सकते कि भैया ग्लोबलाइजेशन नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को बंद कर दो, ये तो नहीं कर सकते, लेकिन मकसद तो हमारा ये होना चाहिए कि वो फेयर हो। फेयर ग्लोबलाइजेशन मतलब सबको बराबर मौका मिले, हर इंसान को जब फायदा, जब सब बड़ी बड़ी कंपनीज को हो रहा है, तो लेबर्स को भी अच्छा खासा फायदा हो, सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों को फायदा ना हो। सरकार का क्या रोल आ जाता है? सरकार लेबर लॉ लाए इनके लिए, है ना, नए नए लेबर लॉ लाए। एक तरीके से तो हमारी सरकार लेबर लॉ हटा ही रही है ना, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है ना कहीं सरकार कंपनीज को, तो इंश्योर करे कंपनीज लेबर लॉ रेगुलरली प्रॉपरली फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। वर्कर्स को प्रोटेक्ट करो ताकि उन्हें दिहाड़ी, जॉब सिक्योरिटी, सेफ वर्किंग कंडीशन मिल रही है, नहीं मिल रही। सपोर्ट करो छोटे छोटे प्रोड्यूसर को, सरकार का काम है छोटे छोटे प्रोड्यूसर को सपोर्ट करें ताकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सके, कंपटीशन दे सके, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी क्वालिटी परफॉर्मेंस बढ़े और वो स्ट्रांग इनफ हो कि वो बड़ी एमएनसी कंपनी को टक्कर दे सके। यूज करें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स जिनको उनकी जरूरत है, मतलब जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बैरियर्स है, जब भी जरूरत पड़े कि हमें इस ट्रेड पे बैरियर लगाना चाहिए या बंधक रखनी चाहिए, लगाओ, रोको बाहर की कंपनियों को व्यापार करने से, नुकसान करने से। अगर आपको जरूरी है तो गवर्नमेंट इन पे रिस्ट्रिक्शंस डाल सकती है, जिससे वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट कर सकती है अनफेयर कंपटीशन से। बाकी WTO से ये कहे कि फेयर रूल बनाओ, इसके लिए नेगोशिएशन करें, बार्गेनिंग करें कि जी भाई साहब देखो क्या गलत हो रहा है। इंडिया डिमांड कर सकता है फेयर ट्रीटमेंट के लिए WTO से, और गवर्नमेंट पुश कर सकती है कि हमारे डेवलपिंग कंट्री है, हमें प्रोटेक्ट किया जाए, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। ज्वाइन हैंड्स विद अदर डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री के साथ मिलो ताकि मिलके सब बराबर से लड़ाई लड़ सके अपने हक के लिए। लोगों का क्या रोल है? तो जो लोगों की संस्थाएं हैं, जो कभी कभी लोग अपनी खुद की संस्थाएं बना लेते हैं ना, जैसे मान लो महिला संगठन बना हुआ है, नारी शक्ति, ऐसे ऐसे करके, ऐसे लेबर की भी संस्था बनाओ, जो कभी भी किसी लेबर के साथ गलत हो तो पूरी संस्था आके खड़ी हो जाए। तो ऐसी संस्थाएं बनाई जाए, सिविल ग्रुप बनाए जाए जो प्रोटेस्ट करे जब भी ट्रेड रूल्स अनफेयर हो। ये कंपनी इन्फ्लुएंस कर सकती है इनके डिसीजंस को WTO पे, और ये दिखाता है कि लोग के पास पूरी पावर है कि वो एक फेयर ग्लोबलाइजेशन ला सके। अब करते हैं, देखो कुछ नहीं है, इसको पढ़ लेना, ठीक है, ये सम अप में कुछ भी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन से किसको फायदा हुआ, किसको नहीं हुआ, और फेयर ग्लोबलाइजेशन की क्या जरूरत है, ये अब अपन ने पढ़ा है। टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये सब समरी है पूरे चैप्टर की, इसमें कुछ है नहीं, जो भी अपन सारी चीज पढ़ चुके हैं, है ना। कुल मिला के अपना चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है जी, ग्लोबलाइजेशन।